और अब सीएनबी से आवाज का पैनल जुड़ता हुआ आज सुबह का सतपुते साहब, गाबा साहब, मानस जी, बहेती साहब, सब सुबह सुबह रेडी हम लोग की मदद करने के लिए। दिखाइए हुई स्क्रीन पे सबको, आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर देता हूं आज के तमाम टॉप कॉल्स के साथ। चलिए गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, फ्राइडे है, वीकेंड की कमाल कैसे होगी? कौन सा स्टॉक? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज में सर्दी में झलक रही और मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि नीरज भाई ने आपको 2 दिन की छुट्टी सैंक्शन की। बहुत दिल से बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने सैटरडे संडे की छुट्टी सैंक्शन करी है क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। 2 दिन की छुट्टी एंजॉय करिए आप। बहुत दिल के बहुत क्या कहते हैं, दिल के बहुत यस बहुत बड़े नेक दिल है, बहुत बिल्कुल उनके साथ एब्सोल्युटली। इसीलिए आज मैंने स्टॉक चुना है एक फाइनेंशियल सेक्टर से। कल मैंने देखी कि चोला फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल, मुथूट फाइनेंस में एक एंटर ग्रुप चल रहे थे ऊपर, तो मैंने स्टॉक चुना है मुथूट फाइनेंस। उसका रीजन ये है कि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर एक बहुत बढ़िया बेस बना है 1020 और 1060 है। तो दूसरा और एक हायर बेस बना 1080 जहां से एक ब्रेकआउट मिला है। तो मुथूट फाइनेंस से मुझे स्ट्रेंथ नजर आती है, एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 1010 को, मुझे लगता है 1040 तक जाना चाहिए 1-2-3 दिन में। स्टॉप होगा 1100 मुथूट फाइनेंस। ओके, मुथूट फाइनेंस पर बाय करिए। गाबा जी की कॉल और थोड़ा गोल्ड में जिस तरीके से एक बाइंग लौटी है उससे भी एक फर्क पड़ा है क्योंकि इनके कोलेट्रल जो है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके लिए ये एक रीजन होता है कि गोल्ड और उनका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है और मुथूट इस समय एक अच्छा मूव आपको दिखाता हुआ। आपका मानस, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड लेंगे आज आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। तो एस्कॉर्ट पे मेरा ध्यान है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि कल हमने एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखा, वहां पर काफी बढ़िया वॉल्यूम देखे। 2320 का जो रेजिस्टेंस है स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, तो एस्कॉर्ट में करेंगे, उस पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 2300 के रहेंगे, 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ 2450 तक के टारगेट्स एस्कॉर्ट में आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप 2360 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 60 रुपीज, 62 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 45 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस रख के 100 रुपए के टारगेट से करिए। एस्कॉट्स क्यूबोटा खरीदारी करने का मन मानस की तरफ से आता हुआ, चाहे तो 2360 का कॉल भी एस्कॉट्स क्यूबोटा का लिया जा सकता है। कहा सर, वो मुथूट के लिए 1140 बोले ना लक्ष्य आप? बिल्कुल 1140 का लक्ष्य है, 1-2 दिन लग सकते हैं उसके लिए। स्टॉक होगा 1100। ठीक बात। मैं लॉट सब स्टॉक्स पे ये हो गया आज के दोनों प्रेफर्ड ट्रेड। पालवे साहब भी जुड़ते हुए, पालवे साहब के पास चलते हैं। पालवे साहब, गुड मॉर्निंग। पालवे साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टॉप कॉल मिड कैप आईटी से रहेगा। कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला मिड कैप आईटी को, उसमें हमें एम्फेसिस यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला, ऑलमोस्ट 10 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है और कल के मूव के बाद स्टॉक अब अपने 100-डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन होते हुए दिख रहा है। कल 3.5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखे, तो हमें लग रहा है कि एम्फेसिस यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो एम्फेसिस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। 2220 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2115 के आसपास, तो एम्फेसिस फ्यूचर बाय करने की सलाह है। ओके, कल एम्फेसिस में अच्छा मूव था। मिड कैप आईटी में एलटीटीएस के बाद सबसे बड़ा मूव एम्फेसिस में था। 6% का कल मूव। कल एक्चुअली जब मार्केट खुली थी आशीष, तो एक ये सबसे पहले एक स्टॉक हमने पकड़ा भी था इसमें, जब कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सतपुते जी के पास भी चलते हैं। बताइए, गुड मॉर्निंग सर, क्या ट्रेड लेंगे आज आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। अनुज जी, देखिए आज की जो नजर है वो है पीवीआर पे। पीवीआर का स्ट्रक्चर बेहतरीन है मेरे हिसाब से। जिस तरह से यहाँ पे कल प्राइस एंड वॉल्यूम देखा गया है, उसके बाद आज का जो टारगेट होगा वो कम से कम 950 से 960 का होगा। सॉरी, 1950 से 1960 का होगा। 1900 के आसपास का आपका एक सपोर्ट बनता है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 1890 पे। सो 1890 के स्टॉप लॉस के साथ पीवीआर बाय करेंगे। 1950, 1960 का टारगेट होगा। मूव्स बन रहे हैं स्टॉक पीवीआर में, सबको महंगा लगता है, उसके बाद भी देखिए क्या मूव्स बन रहे हैं। और आज इस वीकेंड तो ऐसी कोई बड़ी रिलीजेस भी नहीं है, उससे पहले भी कल बहुत अच्छा उछाल बन रहा था। इस वीकेंड आयुष्मान खुराना की एक मूवी आनी है, एक्शन हीरो या कुछ, अदरवाइज कोई ऐसी कोई मूवी लाइन अप नहीं है।
पर स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहा है और सतपुते साहब कह रहे हैं, आपने बुक कर दिया सतपुते साहब टिकट? हाँ आशीष जी क्या? वो टिकट बुक करा था पीवीआर का कोई वीकेंड के लिए? हाँ सच में आज रात देखना है जरूरी है। तभी जाता है आप। ये आयुष्मान खुराना वाली निपटा रहे हो क्या आज? कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, वीकेंड है। ये जो दृश्यम है ना, दृश्यम 2 उसके लिए बोल रहे हैं कि बहुत टाइम बाद ऐसा होगा कि वीक 3 जो है शायद वीक 2 से भी बेटर हो, इतना मोमेंटम है उस मूवी में। ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है, ऐसी चलती है। वर्ड ऑफ माउथ। देखिए मूवी जो भी होती है, एक मूवी के चलने के 2 तरीके होते हैं। मैक्सिमम ओपनिंग वीकेंड, उसमें क्योंकि आप सारे सिनेमास की बुकिंग कर लेते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि लोग उस पर आ जाएंगे। लेकिन जो 2-3 हफ्ते के बाद जो मूव आते हैं वो सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ, प्लस लोग अगर जाके दोबारा देखें तो, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ दोबारा देखने। हाँ, तो मतलब वो उस तरीके के जब वो मूव आते हैं तब आते हैं। लेकिन एक लग रहा है, एक मतलब बहुत टाइम के बाद एक 250-300 करोड़ वाली मूवी ये लग रही है। और जब बजट 50 का था, 50 करोड़ से ज्यादा देवगन नहीं ले लिया होंगे। नहीं लिखा था 50 करोड़ का बजट है। नहीं हो ही नहीं सकता। अजय देवगन की प्रॉफिट शेयर चलता है ना। हाँ प्रॉफिट तो फिर वो भाई अब प्रॉफिट शेयर में ले लेंगे वो। हाँ फिर वो ऑब्वियसली फिर वो नहीं माने ना, एक्टर्स की फीस नहीं है 50 करोड़ एक्स ऑफ इन सब एक्टर्स की फीस होगा। फिर ऐसे तो नहीं अजय देवगन प्रोड्यूसर हो मिल के, तो फिर मैंने कहीं देखा था 50, मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, मूवी वैसे वर्ड ऑफ माउथ से ऊंचाई की भी बहुत तारीफ आ रही है। मैंने अभी देखी नहीं है, दृश्यम तो निपटा दी, दृश्यम तो अच्छी थी। खैर बैठी साहब क्या देख रहे हो आप लोग वीकेंड पे? मूवी निपटा रहे हैं या वॉक पे बिजी हो? नहीं आशीष जी वॉक पे बिजी है। और क्रिकेट खेलने लगे हो मैंने सुना वीकेंड पे आप? जी वो चालू है, पुणे में विंटर चालू हो गया तो क्रिकेट हमारा चालू हो गया अभी। अरे वाह, क्या आज का टॉप ट्रेड कौन सा है बैठी साहब? जी आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी गुड मॉर्निंग अनु जी। आशीष जी एलटीआई पे नजर रहेगी, जिस तरह का मूव आया और कल जो वॉल्यूम क्लॉकिंग हुआ ओपन इंटरेस्ट के साथ 1.34 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था, और जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट दिया है, रेंज ब्रेकआउट दिया है इसने, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो 49.30 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 51.50 का। तो टारगेट 52.70 के सेकंड टारगेट के लिए। बढ़िया, 51.50 पहला, 52.70 दूसरा टारगेट एलटीआई। ये बात भी हो ही रही थी हमारी ओपनिंग कमेंट्री में कि आईटी अभी भी अच्छा दमखम दिखा रहा है। देखिए एक्सपर्ट्स के पिक्स भी आते, कल भी वो कॉल बढ़िया था और क्या आउट परफॉर्मेंस था पूरे के पूरे आईटी पैक में। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो गजब मूव दिखा रहे थे। खैर आज का टॉप कॉल्स का एक क्विक रैप अप रख रहा हूं आप लोग की स्क्रीन पे, प्लीज नोट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान रखिएगा। वो हमारे हाथ में अपने रिस्क को मैनेज करना। मुथूट फाइनेंस गाभासर का प्रेफर्ड ट्रेड 1100 का स्टॉप लगाए 1140 के लक्ष्य के लिए। माइनस करें स्कॉट्स किबोटा 2300 के स्टॉप के साथ 2450 के लक्ष्य, 2360 का कॉल 60-62 पे चल रहा है, वो भी लिया जा सकता है 45 के स्टॉप के साथ। एम्फोसिस पालविया साहब का प्रेफर्ड पिक मिड कैप आईटी में कल अच्छे मूव्स थे, इसमें 21-15 पे स्टॉप 22-20 के लक्ष्य के लिए। पीवीआर सतपुते साहब कह रहे खरीदा जा सकता है 1890 का स्टॉप लॉस लगाइए, इवेंचुअली 1960 तक की शायद पीवीआर ऊपर की तरफ कर रहा है तैयारी। और लास्ट एंड टूब्रो इन्फोटेक एलटीआई, तो एक हो गया था एम्फोसिस, दूसरा हो गया एलटीआई, ये भी प्रेफर्ड पिक 4930 के स्टॉप के साथ 5270 तक के टारगेट्स। कल एलटीटीएस बहुत मूव दिखा रहा था, मेरे ख्याल से एलटीटीएस था वो जो 8-9% भाग गया था। आज उसके भाई की बारी है एलटीआई। ये हाँ नहीं सही, आज थोड़ा फ्राइडे है इसके लिए मैं देखिए दृश्यम की बात हो रही थी ना, तो आज उसी में मजा आ रहा है। इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज और आप दृश्यम तो अच्छा बोल रहे हैं दृश्यम 3 भी आएगी जो मतलब कई सालों हड्डी खत्म हो गया। नहीं कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे। देखिए एक बार एक फ्रेंचाइज सक्सेसफुल होती है उसके बाद आप उसको ऐसे थोड़ा छोड़ सकते हैं। जैसे गोलमाल सीरीज है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम ही काफी है। दृश्यम 3 आएगी, 100% आएगी वो, क्योंकि आप इतना बड़ा एक वो फ्रेंचाइज नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुझे किसी ने करेक्ट किया था, मैंने जब दृश्यम 1 के बारे में बोला था, क्योंकि मैंने दृश्यम 1 मलयालम में भी देखी थी, तमिल में भी देखी थी और मैंने कहा उसके बाद हिंदी में बनी थी। तो मुझे किसी ने करेक्ट किया था कि सर कन्नड़ में भी बनी थी, और इनफैक्ट कन्नड़ वाली तमिल से पहले बनी थी। तो वो ठीक है, वो मतलब वो वाली मैं नहीं देख पाया था, लेकिन ये फ्रेंचाइज बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल से इस हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज हो जाएगी, क्योंकि सारी लैंग्वेजेस को आप देख लें, एक मतलब हर लैंग्वेज में बनी है और एकदम, और हर लैंग्वेज में वहां के सुपरस्टार ने काम किया उसमें, तो एक जबरदस्त सीरीज। और जब सलमान खान ना हो किसी मूवी में तो गाभासर की ऑनेस्ट रिव्यूज आते हैं।
अच्छा, गावस्कर सही कह रहा हूं ना मैं, और गावस्कर ने कहा था बहुत बढ़िया है। थोड़ा बायस तो हो ही जाता है। थोड़ा नहीं, मुझे पूरा बायस पता है। आपने लास्ट टाइम एक पिक्चर चिपका दी थी मुझे, मैं देख के आ गया आपकी रिकमेंडेशन पे, तब रियलाइज हुआ गावस्कर बायस थे सलमान खान के लिए। उनके कुछ कुछ सीन पसंद आ गए थे गावस्कर को, लेकिन दृश्यम के लिए डे वन वो प्रीमियर शो में गावस्कर ने कह दिया था, उसके बाद थम्स अप। सतपुते साहब ने भी निपटा दी थी कि कोई सर, आपने भी गावस्कर के कहने में सलमान खान ने निपटा दी थी क्या सतपुते साहब? रिपोर्ट मैं दूंगा। संजय साहब हाथ उठा रहे थे। मैंने आशीष जी मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही, इसलिए अच्छा, उसके लिए ठीक। PCR के लिए। तो गावस्कर से मैं घर जाते हुए मिलते जाऊंगा रिफंड के लिए, वो अलग बात। लेकिन अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत कर रहा हूं हर्षदा स्क्रीन में, जो बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, और साथ साथ दिल्ली से आलोक प्रियदर्शी भी जुड़ते हुए। भाई दिल्ली से जो खबर है इंटरेस्टिंग है, वो जो फोर्टनाइटली रिव्यू, हर 15 दिन में रिव्यू होता है, कच्चे तेल की समीक्षा की जाती है, उसके बाद जो विंडफॉल टैक्स इंपोज किया गया था रिव्यू करा जाता है ना। और एक कल बड़ा कट आता हुआ, पहले आलोक से समझ लेते हैं क्या डेवलपमेंट्स है। आलोक, क्या निकल के आया इस बार के फोर्टनाइटली रिव्यू में? बिल्कुल, देखिए जो रिव्यू हुआ है इसमें एक तरह से देखिए विंडफॉल गेन टैक्स पर भारी कटौती हुई है, और ये कटौती इतनी है कि जो डोमेस्टिक क्रूड आउटपुट है उस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो सीधे 4,900 रुपए प्रति टन कर दी गई है। ये अभी तक 10,200 रुपए प्रति टन था। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 50% से ज्यादा की कटौती की गई है इस विंडफॉल गेन टैक्स पे, जो कि डोमेस्टिक क्रूड के एक्सपोर्ट पर लगती थी। इसके साथ ही साथ जो डीजल पर एडिशनल एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसमें भी कटौती की गई है, उसको भी घटाकर 6.5 रुपए कर दिया गया है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कटौती है, क्योंकि इसमें अगर 6.5 में अगर RIS यानी रोड एंड इंफ्रा से जोड़ दें तो ये टोटल 8 रुपए होता है। तो ये 10 रुपए से 8.5 रुपया। तो डीजल और क्रूड डोमेस्टिक क्रूड आउटपुट पर ये भारी कटौती हुई है। पेट्रोल पर पहले से 0 ड्यूटी है, इस पर कोई ड्यूटी नहीं है, वो मेंटेन रखा गया है। इसके साथ साथ जो एयर टरबाइन फ्यूल है उस पर 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ये ड्यूटी लगती है, उसको भी नहीं छेड़छाड़ किया गया है। कुल मिलाकर जो डोमेस्टिक क्रूड का आउटपुट है उस पर भारी कटौती, और डीजल पर भी कटौती बहुत ही बड़ी रिलीफ है इंडस्ट्री के लिए भी। और देखें तो सरकार का जो मेंटेन कर रही थी कि इसमें जो $75 प्रति बैरल जब ये क्रूड हो जाएगा उस वक्त हम विंडफॉल गेन टैक्स हटा देंगे, लेकिन लगता है कि सरकार बहुत जल्दबाजी में है और सरकार का स्टैंड ऑफिशियल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही इस विंडफॉल गेन टैक्स का कह सकते हैं कि खात्मा हो जाए जल्दी सरकार की तरफ से, ये ऐसे मतलब माना जा रहा है। जानकारी के लिए देखिए CLS से की एक रिपोर्ट अभी अभी आई है इस पर, जो बिग कट है उस पर, और उसमें वो खासतौर से फोकस कर रहे हैं जो डीजल पर बिग कट हुआ है, क्योंकि उससे रिलायंस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। जो उनका एक क्रैक्स थे, डीजल क्रैक्स, वो वहां पे इंपैक्ट आया था, और वो उनको लग रहा है कि इसके लिए काफी पॉजिटिव होगा। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देते हैं, रिलायंस वो कंपनी है जो इस चैनल को ओन करती है, लेकिन आज इंपैक्ट आएगा। और इसके लिए मैं एक और मेरा एक व्यू ये भी था कि आज शायद निफ्टी आपको बैंक निफ्टी से बेहतर दिखेगा, क्योंकि आज निफ्टी में 2-3 लेग्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती हैं, जिसमें रिलायंस इंक्लूडेड है, जिसमें ONGC इंक्लूडेड है, जिसमें IT इंक्लूडेड है। शर्मिला जी भी जुड़ गई है हमारे साथ। शर्मिला जी, गुड मॉर्निंग। अब क्रूड क्योंकि काफी कूल ऑफ हो गया है, हालांकि 1-2 दिन में वापस थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये जो पूरा नेगेटिविटी आई थी इसकी वजह से अब ये पूरी मार्केट प्राइसिंग कर चुका है, और यहाँ से शायद पॉजिटिविटी आएगी, स्पेशली स्टॉक्स लाइक रिलायंस? बिल्कुल, आई थिंक कि ये जो कटौती की बात है ये इन स्टॉक्स के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो मेरे हिसाब से कि विद लैग इफेक्ट इकोनॉमी पर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन एक कंसर्न रहा ही है और फूड इन्फ्लेशन उसमें एक बड़ा कंसर्न रहा है, तो इससे काफी राहत मिलेगी। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव गोइंग अहेड, और मेरे हिसाब से इसके इम्प्लीकेशन इन नंबर हमें 1-2 महीने के बाद दिखेंगे, बट आई एम श्योर मार्केट विल रियली वेलकम दिस एज अ मूव, बिकॉज क्योंकि हम काफी हमारा आपने नंबर्स में भी देखा होगा कि आपका जो इम्पोर्ट का बिल है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक आपके GDP पर एक वैसे भी इम्पैक्ट ला ही रहा था। तो अगर हम ये राहत पास ऑन करेंगे तो चीजें काफी सुधर सकती है ऑन द ग्राउंड। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव एंड डेफिनेटली फॉर रिलायंस, और शायद आई थिंक आज स्टॉक वो है ही, बट रिलायंस तो इस तरह से बिकॉज उनके जो बेसिक जो कोर बिजनेसेस थे उनको हटकर हम उनके जो नए बिजनेसेस थे उनको देख रहे थे, बट दिस विल पुट फोकस बैक ऑन दैट
and definitely I think big positive for overall for the market and for stocks like ONGC, Reliance, etc. मानस, ओएनजीसी का चार्ट चेक रेडी रखिएगा। इतने में मैं एक बार आलोक के पास वापस जाना चाहता हूं। आलोक, आप जाते जाते रेफर कर रहे थे, मेंशन कर रहे थे, सरकार ने कहा था कि $75 के नीचे अगर क्रूड स्लिप होगा तो हम विंडफॉल को ऑल टुगेदर हटा देंगे। अब आप कह रहे हो सरकार जल्दी में 75 के थ्रेशोल्ड का इंतजार ना करा जाए, ऐसा मेंशन कर रहे हो क्या आप? बिल्कुल, देखिए सरकार का एक मानना है, जब मैं पिछली बार जो रेवेन्यू सेक्रेटरी जो नहीं रहे तरुण बजाज का इंटरव्यू मैंने किया था, तो उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि विंडफॉल गेन टैक्स जितनी जल्दी चला जाए सरकार के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हमें फिस्कल डेफिसिट से दिक्कत होगी, और इस फिस्कल डेफिसिट को हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इस बार हम हासिल भी करें और इस टारगेट को हम रीच भी करें। मतलब फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 6.4 का, हो सकता है कि उससे भी सरकार आगे बढ़ जाए। तो ये अगर टारगेट हासिल करना है तो सरकार का ही मानना है कि हमें जो है, अगर जो क्रूड की कीमतें जितनी कम होंगी उतना बेहतर होगा, और हम जल्दी इस विंडफॉल गेन टैक्स से एक तरह से कहें तौबा कर लेंगे, कहते इसमें हटा भी देंगे, क्योंकि जो 1 जुलाई को लगाया गया था इससे पूरी इंडस्ट्री और तमाम लोगों को एक तरह से झटका लगा था। लेकिन सरकार को एडिशनल रेवेन्यू कमाई हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन उनके फिस्कल डेफिसिट की जरूरत से कुछ फायदा हुआ। चलिए, ठीक बात। आलोक, थैंक यू सो मच जोड़ने के लिए सुबह सुबह, बढ़िया तरीके से इस खबर को डिकोड करके समझाने के लिए। मानस ओएनजीसी के थ्रू समझते हैं, रेजिलिएंट था, क्रूड करेक्ट हो रहा था तो भी ओएनजीसी डटा खड़ा हुआ था, शायद सब मान रहे थे और लग भी रहा था इस फोर्टनाइटली रिव्यू में दाम घटेंगे। अब तो खबर एक्सपेक्टेशन ज्यादा विंडफॉल टैक्स रिडक्शन की आई है। कैसा प्लेस है ओएनजीसी मानस? पहले स्टॉक ने अगस्त के हाईस को ब्रीच किया था, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। पिछले हफ्ते हमने करेक्शन देखा, फिर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली, कल फिर प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल पे देखने को मिली। आई थिंक स्टॉक वेट कर रहा है किसी ट्रिगर का। अगर ये 144, 145 के ऊपर निकला तब तो आपको 160 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो शायद केवल उस ट्रिगर का इंतजार है। बट अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, लोअर लेवल पे 52 मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है, तो अपनी लॉन्ग पोजीशन बनी रही है 36 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश लॉन्ग 144 रुपए के ऊपर बनाएंगे। चलिए अब बाकी स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, और आज का जो स्टॉक सबसे ज्यादा फोकस में रहेगा ये विंडफॉल टैक्स के अलावा वो है पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार। बड़ी ब्लॉक डील, और सॉफ्ट बैंक क्लियरली उसके खुद के इश्यूज हैं तो वो सेलिंग स्प्री पर है, लेकिन हर्षदा बड़ा ब्लॉक डील आज। बड़ा ब्लॉक है, लेकिन सॉफ्ट बैंक ने अच्छा पैसा भी बना लिया है मनोज। मैं इनफैक्ट कुछ हिस्ट्री देख रही थी तो करीब $199 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया, रफली $200 मिलियन। $250 मिलियन इन्होंने ऑफलोड किए थे जब आईपीओ आया था, और अब बाकी का हिस्सा धीरे धीरे करके ऑफलोड कर रहे हैं। तो आज दरअसल अपनी जो बची हुई 10% हिस्सेदारी है सॉफ्ट बैंक की अपने विजन फंड के थ्रू, उसमें से 5% हिस्सा ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। ये करीब करीब 1000 करोड़ तक की डील हो सकती है। 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा संभव है, 440 रुपए प्रति शेयर पर। सिटी ब्रोकर है इस डील का। याद रखिएगा सॉफ्ट बैंक का जो सॉफ्ट बैंक विजन फंड पाइफिन 2 है, वो 4% से ज्यादा का हिस्सा होल्ड करता है, 4.39%, और सॉफ्ट बैंक का जो विजन फंड इंडिया होल्डिंग्स वाला हिस्सा है वो तकरीबन 5.77% हिस्सा होल्ड करता है। तो कुल मिलाकर 10% तक की हिस्सेदारी, जिसमें से आधा हिस्सा आज 5% ऑफलोड करेंगे और 5% बच जाएगा। ये इनफैक्ट एक बड़ा सौदा आज मार्केट खुलने के साथ ही अंजाम लेता हुआ दिखाई देगा, और वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे सर। अच्छा सर, ये देखिए आप जो हर्षदा ने बात बताई है, एकदम कमाल की बात बताई है कि ये अब ऑफर साइज कितना $125 मिलियन का है मेरे ख्याल से, रफली $125 मिलियन का है, और उतना ही उसके बाद उनके पास और बचेगा। एक करंट मार्केट प्राइस तो $250 मिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, $200 मिलियन की $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, से 250 ऑफलोड किया आईपीओ के टाइम पे। हाँ, तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, आज हम 250 का बेच रहे हो, 250 का और बचा, मतलब 500 का उनके पास करंट प्राइस पे बचा है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट की प्राइस कितनी होगी? 200 रुपए, 200 रुपए या 180 रुपए के करीब, मोटा मोटा आज 460 का हिसाब, तो वो हो गया उनका प्राइस। आईपीओ क्या भाव पे आया था? 980 रुपए पे, वहां पे बेचा इन्होंने, और शेयर का हाई कितना लगा था? 1220 रुपए। ठीक है, तो ये जो बिगर फुल थ्योरी होती है ना, ये जो प्राइवेट मार्केट, मतलब कि ठीक है प्राइवेट इक्विटी की डील्स ही ऐसी होती हैं, लेकिन कि क्या किस लेवल पर लिया इतना, और इसके लिए ये इनको फर्क नहीं पड़ता ना, इनको मतलब ठीक है ऑब्वियसली थोड़ा सा इंपैक्ट, लेकिन फिर भी पैसा तो जबरदस्त बनाया है इन लोगों ने। फर्क किसको पड़ा है? जो इस पूरे के पूरे जो तामझाम में आगे थे कि न्यू एज कंपनियां आ रही हैं, जिन्होंने लिस्टिंग के बाद इन्होंने ले लिया, लिस्टिंग के बाद इन्होंने पीक पे ले लिया वो,
देखिए हर स्टॉक के लेने का एक प्राइस होता है। अभी जैसे पेटीएम है, पेटीएम भी अब लोअर लेवल से आपको अच्छा खासा मुंह दिखाया, मैं बात भी की थी उसकी कि एक लेवल के बाद आपको लगेगा कि देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, अति हो रही है, पेटीएम पे जैसे अति हो रही थी, इन सब कंपनियों में एक लेवल के बाद आगे अति हो रही थी, तो अब यहाँ से एक बाइंग आ रही है इन सब स्टॉक्स में। लेकिन फिर वही इसके लिए मैं एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक जो क्लास है कि किसी भी लेवल पर अगर आप बाय कर, स्टॉक मार्केट में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं आप लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे, प्राइस एक आपको अच्छा मिलना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में रहे तो अलग बात है। अभी जो आज पीवी फिनटेक लेगा उसके लिए एक अच्छा प्राइस है, ठीक है, मतलब वो जिस लेवल पर लिया उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो उसके इस हिसाब से एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा लेवल है इन सब कंपनियों के लिए। पीबी फिनटेक हुआ, जोमेटो हुआ, पेटीएम हुआ, इन सब के लिए ये अच्छे लेवल से जहां पर बाइंग बनती है। बहुत बढ़िया, ठीक बात। शर्मिला क्या है, आजकल न्यू एज कंपनियों के चलने से डर लगता है, ये चलते ही नहीं, कोई ना कोई आके माल छोड़ जाता है। अभी जोमेटो में ऐसे ही हुआ था, अभी पीबी फिनटेक में भी वही हो रहा है। क्या भी बन रहा है आप लोग का पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, ये मेरे ख्याल से इकलौती न्यू एज कंपनी जिसने क्लैरिटी के साथ रोड मैप रखा है, रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करा और वॉक द टॉक कर रही है। Q2 में इनके कोर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गए, वो इन्वेस्टी बिजनेसेस Q4 तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ये भी कह के जा रहे हैं FY23 के। तो क्लैरिटी है वैसे इसके आउटलुक को लेकर, लेकिन अब करना क्या है, चल भी गया स्टॉक, ऐसा नहीं कि नहीं चला लोअर लेवल से। मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करना चाहिए, नॉट रियली बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। बिल्कुल जैसे कि आपकी चर्चा हो रही थी, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि जो प्राइसेस पर ये स्टॉक्स आए, जिस तरह रिसेप्शन उनको मिला, तो वहां से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, बट वो शायद डिसअपॉइंटमेंट अभी प्राइस में है। लेकिन ये भी उसके साथ साथ चीज है कि इन्वेस्टर्स आर ऑफलोडिंग, उनके कोई भी रीजन हो, लाइक सॉफ्टवेयर का अलग रीजन हो सकता है, किसी और का अलग रीजन हो सकता है, लेकिन देयर इज गोइंग टू बी दैट ओवरहैंग फॉर अ व्हाइल। और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से एक आध दो अगर आप कंपनी छोड़े तो उनके नतीजों में कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको लगे कि हाँ इस स्टॉक को इस लेवल पे, या कोई भी उनके नॉट जस्ट रिजल्ट्स बट आई थिंक कोई भी ऐसी एक्साइटिंग चीज हुई नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे, इनफैक्ट डिसअपॉइंटमेंट सी हुई है कि जिस वजह से आपको लगे कि इनमें तुरंत इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैक्ली आई वुड स्टे अवे फॉर अ कपल ऑफ मोर क्वार्टर्स। ये बात अलग है कि यहाँ से स्टॉक्स थोड़े उनमें से थोड़े यहाँ से रिएक्ट हो सकते हैं ऊपर के लेवल पे, बट आई थिंक आई विल वेट। ठीक है, ये हो गया पॉलिसी। अब देखते हैं लास्ट रेट होने दीजिए, उसके बाद मार्केट कैसे लेता है, उस लास्ट रेट को कितना बढ़िया डिमांड आती है, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद कैसा बिहेवियर होता है, एक्सपर्ट से वापस बातचीत हो जाएगी। पर दूसरी कंपनी का नाम छेड़ ही दिया तो उसी में चर्चा कर ली जाए। पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस, कल वो एनालिस्ट मीट थी, हर्षदा वो मीट के आउटकम लेकर आई है, ये भी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन की चर्चा करने लगे। हाँ, उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक की इतनी धुलाई हो रही है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी हिल गया है। तो कल एनालिस्ट मीट की जो की शर्मा साहब, विजय शेखर शर्मा आए थे कल क्या? उसमें मौजूद थे, सीएफओ मौजूद थे, पूरी इनफैक्ट लार्जली पूरी टीम मौजूद थी। हम कोशिश कर रहे थे उनसे बातचीत हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा ये सिर्फ एनालिस्ट के लिए, मीडिया को इस बार इनवाइट नहीं किया, आगे होपफुली बात करेंगे वो। एक ओपन इन्विटेशन वैसे है आकर हमसे बात करें, क्योंकि कई सारे रिटेल निवेशक है जो स्टॉक के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं। जो कल के टेकअवेज आए हैं, एडजस्टेड एबिटा का इन्होंने ब्रेक इवन का टारगेट दिया है, अगले साल सितंबर 2023 में यह आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि Q2 FY24 में वो ब्रेक इवन टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका यह साफ मानना है कि नियमों में अगर कोई बदलाव होता है तो इनके जो लार्जली पेमेंट मार्जिन है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नेट पेमेंट मार्जिन ब्रॉडली स्टडी रहेगा अगर MDR और मर्चेंट डिस्काउंट रेट में कुछ रिडक्शन होता है उसके बावजूद, और इसकी काफी ज्यादा चर्चा हाल फिलहाल में हो रही थी कि RBI कुछ स्टांस ले सकता है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर कंपनी कह रही है कि यहां पर एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है और वो बिजनेस को और ड्राइव करने में मदद करेगा। कॉमर्स बिजनेस पर कंपनी ने डिटेल्स सामने रखे हैं कि इनकी जो GMV थी सेकेंड क्वार्टर की इस करीब 2020 करोड़ की थी और रेवेन्यू था करीब 130 करोड़ का। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से ऑन ट्रैक पर हैं, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव अगले 12 से 18 महीनों में कंपनी हो जाएगी। अगर आप वो प्रेजेंटेशन एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। कंपनी ने साफ कहा है कि यहां से अब लेंडिंग बिजनेस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और जो पोटेंशियल है इस समय ऑनलाइन पेमेंट्स का UPI के थ्रू ही सही, उसका 1/4 पर ही काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कैप्चर करती हुई कंपनी दिखाई देगी। दूसरे प्लेयर्स भी यहां पर आएंगे, क्लियरली
टेक्निकली, लेकिन काफी साइजेबल मार्केट को एड्रेस करने के लिए कंपनी ने अपने बिजनेस को वैसे तैयार कर लिया है। अब फटाफट से मैं आपको बता दूं यहां पर ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर एक इक्वल वेट का कॉल दिया है। टारगेट इनका आ रहा है 695 रुपए प्रति शेयर का। साथ ही साथ सीएलएसए ने बाय कॉल जो हम पहले भी मेंशन कर रहे थे वो 650 का दिया है, और सीएलएसए साफ कह रहा है कि सीएलएसए ने जो कहा था जो इनका अच्छा खासा कैश फ्लो है और कैश फ्लो पॉजिटिव रहेगी, जो कल कमेंट्री आई है वो उनके रिपोर्ट के आधार पर ही बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर उसी इन टैंडम जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल 695 और 650 के लेवल्स ब्रोकरेजेस की तरफ से आए हैं। पेटीएम कल 5% के आसपास का उछाल था उस एनालिस्ट मीट के पहले। गाबा सर बता सकते हैं ज्यादातर, क्योंकि साल भर का ही है अपने पास चार्ट, कैसा स्टैक्ड अप है पेटीएम भाई? लो लेवल से रिकवरी इसने भी अच्छी दिखाई है। हाँ, लो रिकवरी तो दिखाई है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है पेटीएम पे। जब तक ये 800 पार नहीं करता, ये जरूरी 800 पार करता, तब तक मैं कहूंगा एक गिरावट थोड़ी थम गई है। 500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसलिए यहां पर लगता है कि यहां पर सपोर्ट अगर ये भी ब्रिज रहता है 450 करीब तो फिर और गिरावट आएगी प्राइस को। फिलहाल जो पैटर्न है, पैटर्न तो वीक है। हाँ, अपने मिल सकता है लेकिन अटकेगा 700-800 के बीच में, तो रफ टेस्ट अहेड है पेटीएम। अच्छा, पेटीएम का लेवल टू वॉच एक्चुअली होगा 512 के करीब। वो जो एक पेटीएम का चार्ट लेकर आएंगे ना 3 महीने का, जब वो 52 वीक लो रीच हुआ था, वहां से एक वन वे डिक्लाइन जब उसमें आएगा तो 512, पिछली बार जो बाइंग आई थी वो करीब 510 512 पर आई थी, वहां से स्टॉक रिकवर हुआ था, वो 700 750 तक गया था। उसके बाद फिर वो ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकडाउन स्टॉक में हुआ था, तो वो एक लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। लेकिन हर्षिता के पास वापस चलते हैं और बाकी के स्टॉक से न्यूज एड्रेस कर लेते हैं। हर्षिता, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर नजरें रहनी चाहिए आज सुबह में। इनफैक्ट वेस्ट लाइफ फूड है कंपनी का नाम। कंपनी ने इनफैक्ट कल एक एनालिस्ट मीट रखी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विजन 27 कंपनी ने सामने रखा है। उस लिहाज से कंपनी कह रही है कि स्टोर्स की संख्या 2027 तक 580 से 630 के बीच रहेगी। इस समय कंपनी के जो स्टोर्स भारत में है वो 337 करोड़ स्टोर्स है, तो एक अच्छा खासा इजाफा। इस समय नॉर्मली 23 से 24 स्टोर्स हर साल खुलते हैं और ये रन रेट करीब 40 से 55 स्टोर्स रह जाए होती हुई दिखाई देगी 27 तक। 60% नए स्टोर्स जो आएंगे वो दक्षिण भारत में आएंगे। 50 से 60% स्टोर्स दरअसल टियर 2 टाउन्स में, छोटे शहर इमर्जिंग टाउन्स में आते हुए दिखाई देंगे। तो कंपनी का रोड मैप साफ है कि कहां पर वो स्केल करने वाले हैं। अच्छा, इस स्केल के तहत फाइनेंशियल्स कैसे उभर कर आएंगे? तो पहले मार्जिन का पिक्चर आपके सामने पोस्ट करते हैं। करंट ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन जो है वो 12.8% के आसपास है। कंपनी कह रही है कि 18 to 20% के बैंड में आता हुआ दिखाई देगा FY 27 तक। इस लिहाज से जो सेल्स है वो 4000 से 4500 करोड़ की रहेगी, जो मौजूदा FY 22 में कंपनी ने करीब 1570-80 करोड़ के आसपास तक की सेल्स रिपोर्ट की है। इस ग्रोथ में हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का भरोसा कंपनी दिखा रही है। 60 to 75% सेल्स दरअसल डिजिटल प्लेटफॉर्म लीड करता हुआ दिखाई देगा। 1800 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी लगभग एंटिसिपेट कर रही है। कंपनी ने कहा है इस स्केल में तकरीबन 1500 करोड़ तक का कैपेक्स वो लगाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ डिविडेंड पे आउट के लिए 15 to 25% तक की मात्रा वो अलग रखेंगे। तो ये बड़ी इनफैक्ट डेवलपमेंट आती हुई वेस्ट लाइफ फूड की तरफ से, तो इस पर आज नजरें रहेंगी और देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इन एम्बिशियस प्लान्स को कैसे बनाएगा। 2022 में हम खड़े 2027 इन 5 5 सालों में कभी भी 20 वाला बर्गर लॉन्च नहीं करने वाले, रीलॉन्च। आए थे तो 20 रुपए सब कुछ देते थे, आजकल कुछ देते ही नहीं। मेन्यू पर चले गए ना आशीष, और इन्फ्लेशन भी फैक्टर इन कर रहे हैं। 20 रुपए में अच्छा खासा मेन्यू था। ठीक है, इसमें एक चार्ट चेक ले ले। मानस देख के बताइएगा, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड रीसेंट करेक्शन के बाद अपने प्रीवियस जो हाल के लो जहां से चला था वहीं आके खड़ा हुआ है। विजन तो अच्छा है जो हर्षिता शेयर कर रही है। तो देखिए, करेक्शन आया है पिछले करीब अगर हम 2-3 हफ्ते से देखें तो मेरे ख्याल से 800 रुपए से स्टॉक करेक्ट होना शुरू हुआ, 50 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब कल देखिए 50 मूविंग एवरेज बीच हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो, 680 तक के भाव देखने को मिले। और मेरा समझ है कि अब अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 775 के लेवल्स को ब्रीच करने का। केवल खरीदारी 775 के ऊपर करेंगे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ा छोटा मोटा उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए,
और 680 के आसपास फिर से अगर सपोर्ट लेता है तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक बात। अच्छा यतिन, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे भाई, ये पीबी फिनटेक के लार्ज ट्रेड में कैसी डिमांड आ रही है? डिमांड आशीष अच्छी है और ब्लॉक विंडो में हो जाएगा। मुझे लगता है अगले 2-4 मिनटों में ही आपको ये सौदा पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देखिए, जहां तक कि सॉफ्टबैंक का सवाल है, अक्रॉस द बोर्ड वो अपने शेयर्स मोनेटाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन पे प्रेशर है क्योंकि उनका साल का एंड जो होता है वो दिसंबर होता है, तो उनको जो लॉसेस कवर अप करने हैं वो दिसंबर महीने तक करने हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड जो भारतीय लिस्टेड कंपनीज है उनके पास, वहां वो अपना हिस्सा बेचने को आ रहे हैं। और मार्केट शायद ये समझ रहा है कि ये दिसंबर का जो हैंगओवर है या ओवरहैंग है, जो भी आप इसको कह लें, ये शायद आपको खत्म होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद इंक्रीमेंटली सॉफ्टबैंक को कोई जल्दी नहीं रहेगी अपने एसेट्स को या शेयर्स को मोनेटाइज करने के लिए। बचा वो 5% को जल्दबाजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, मतलब ये आप जोमेटो पकड़ लीजिए, पीबी फिनटेक पकड़ लीजिए, दूसरी कंपनी जैसे पेटीएम पकड़ लीजिए, तो ये अक्रॉस जो लिस्टेड एंटिटीज उनके पास शेयर्स हैं, शायद वो दिसंबर तक बहुत ही एक्सेलरेटर पे हैं, वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। लेकिन शायद यहां से इंक्रीमेंटली कोई सेंस नहीं बनता है इतने लो वैल्यूएशंस पे बेचने का, तो शायद आपको डिमांड इसीलिए बहुत बेहतर दिख रही है। नहीं तो कोई रीजन नहीं है कोई भी शेयर को ब्लॉक विंडो में ट्रेड करने का। तो डिमांड जब मजबूत होती है, सिलेक्ट बायर्स होते हैं, तब आप जाके विंडो में करते हो, शायद आपको ये विंडो में सौदा होता है। सरदर्द है बहुत। और देखिए, मैं कहा था कि इट विल सेल थ्रू, जो पीबी फिनटेक का ब्लॉक डील है, और जो यतिन ने बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक तरीके से आप क्लीन आउट ट्रेड मान सकते हैं। मतलब अगर आपका बैलेंस में बचा हुआ हो तो एक लोगों को डर होता है कि वो भी आएगा, अगर वो नहीं आ रहा तो एक तरीके से क्लीन आउट ट्रेड है। सॉफ्टबैंक अब उसके बाद और नहीं बेचेगा, वैसे ही लॉक इन होता है एक बेचने के बाद। ऐसे ही कभी देखिए जोमेटो मिला ही नहीं आ गया था, और जबकि कल जोमेटो की तो ब्लॉक डील विंडो में हुई भी नहीं, उसके बाद भी किसी को नहीं मिला। लेकिन अगर पीबी फिनटेक की तो विंडो में ही होगी, तो मेरे ख्याल से फिर और सारी की सारी न्यू स्टॉक्स में पीबी फिनटेक में सबसे ज्यादा एक मोमेंटम है अगर आप देखेंगे। और यहाँ पर जो मेरी जानकारी है, 2-3 जो अच्छे एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफी माल लिया भी था पिछली बार वाला जो क्रैक आया था उसमें, तो वो ऑलरेडी वहां से 20-25% चल भी चुका है स्टॉक एक्चुअली। चलिए, तो मजबूत हाथ फिर इस मतलब लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर रहे भी चलते चले जा रहे हैं। हजदा, अगला कौन से स्टॉक्स है? यस बैंक का यहाँ पर एक कंडीशंस के साथ आरबीआई की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्लान स्टेक सेल है कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल को, तो वो स्टॉक आपके रेडार पर रहेगा। लेकिन क्या क्लॉजेस आरबीआई ने या क्या कंडीशंस रखी है वो सामने नहीं आया है। अच्छा, ओडिशा से 2 डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। वैसे इनफैक्ट इस हफ्ते ओडिशा में एक बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था, कई सारी कंपनियों को इन्वाइट किया गया था, तो वहां से डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है कि टाटा पावर करीब 1000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने वाला है ओडिशा में। 1 लाख सोलर पंप्स भी लगाए जाएंगे, माइक्रो ग्रिड, रूफटॉप, फ्लोटिंग सोलर, सब कुछ होगा अगले 5 सालों में। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। एसजीवीएन ने भी एक एमओयू साइन किया है यहां पर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा के साथ, जहां पर 1000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। 2000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स पर काम कंपनी करती हुई दिखाई देगी और कुल इन्वेस्टमेंट इसमें 20,000 करोड़ तक का आता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिलहाल एक और डेवलपमेंट है। एनएमडीसी आज रेडार पर रहेगा। नवंबर की प्रोडक्शन अपडेट आ गया। प्रोडक्शन में 8% तक का इजाफा देखने को मिला। ये 3.61 मिलियन टन पर है। ईयर ऑन ईयर 8% तक की वृद्धि देखने को मिली है। टोटल आयरन ओर सेल्स भी अगर आप देखें तो 5.5% बढ़कर ये करीब 3 मिलियन टन के आसपास रह गई है। एक और डेवलपमेंट है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दरअसल सरकार ने मंगाया है इनके नागरनार प्लांट के स्टेक सेल के लिए। एक स्टील प्लांट है जो पहले एनएमडीसी का हिस्सा होता था, फिर वो डीलिस्ट हुआ। अगर ये यहां पर ईओआईज जो भी आएंगे उसका सीधा इंपैक्ट एनएमडीसी पर अब नहीं पड़ने वाला है, अनलेस कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और फिर इवेंचुअली सरकार फिर से कहती है एनएमडीसी को अक्वायर करने के लिए। तो इस खबर को एनएमडीसी के शेयर के साथ आज जोड़कर नहीं देखना है। मैंगनीज और भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर प्रोडक्शन में मंथ ऑन मंथ 60% तक की वृद्धि देखने को मिली है। नवंबर की मैंगनीज और सेल्स में भी 82% तक का इजाफा देखने को मिला है। ओके, यतिन जो बात बोल रहे थे, यतिन ब्लॉक डील हो गई है पीबी फिनटेक की 456 रुपए 40 पैसे में। वो ब्लॉक डील विंडो में वो डील ऑलरेडी हो गई है। तो वो जो यतिन बता रहे थे कि शायद विंडो में ही हो जाएगी वो, तो 2.28 करोड़ शेयर्स उनके एक्सचेंज में। एक बार पीबी फिनटेक का स्टॉक लेकर आइए, और अगर ये 456.4 में हुई है तो आपको बता रही है डिमांड कितनी है। 461 का प्राइस है, इतनी बड़ी ब्लॉक अगर 456 में निपट गई तो मतलब आज ये स्टॉक ऊपर खुलेगा। आज मेरे ख्याल से आपको चांस नहीं देगा ज्यादा।
भैया 5% के सौदे हो गए पीबी फिनटेक में 456 के भाव पे वो ट्रेड सारे एग्जीक्यूट होते हुए। चलिए अब बंधन बैंक, हमने बाकी रिपोर्ट्स पे बात करी, पेटीएम के अपडेट्स, वैसी बंधन बैंक पे ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आती हुई। यतिन क्या कह रही है भाई, ये एक अंडर परफॉर्म, जब निफ्टी बैंक रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, बंधन बैंक पस्त पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ब्रोकरेज अब बुलिश हो रही है नहीं? बिल्कुल, देखिए जहां तक कि बंधन बैंक का सवाल है आशीष, कल मार्केट आवर्स में इनकी एनालिस्ट मीट थी जो बाजार बंद होते होते खत्म हुई। तो क्लियरली जो अपडेट्स हैं वो ये हैं, सीएलएसए का बाय कॉल है 300 रुपए का, और जहां तक कि मोतीलाल ओसवाल है 270 रुपए का टारगेट है। इन जनरल ब्रोकरेजेस को लगता है कि मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है कि तीसरे क्वार्टर में यानी आने वाली तिमाही में थोड़ा बहुत पेन रहेगा एनपीए में, लेकिन चौथे क्वार्टर से आपको पेन कम होता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट है काफी, और इसीलिए यहां खरीदारी की सलाह ब्रोकरेजेस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी सारा सीनियर मैनेजमेंट दूसरी प्राइवेट बैंक से ज्वाइन हुआ है बंधन बैंक में, तो जो दूसरा बिजनेस है एमएफआई को छोड़ के वहां बैंक फोकस करेगी, जिसको लेकर ब्रोकरेजेस उत्साहित है। बंधन बैंक रखिए रडार। वैसे बंधन बैंक में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, उस लार्ज ट्रेड में प्लूटस वेल्थ ने 90 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सत्य साहब, बंधन बैंक आशीष जी देखिए, चार्टिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली प्ले हो रही है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो थोड़ा वीक ही है। अगर आज की बात करें तो 245 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो निकले तो 260 तक ये रिलीफ रैली जा सकती है। वैसे मेरे हिसाब से आशीष जी ये रिलीफ रैली प्ले है, तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री सही से मिले तो ट्रेड बनता है, अदरवाइज फिर मुझे लगता है इसको थोड़ा स्किप करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द डे। बिल्कुल ठीक है, स्किप करें। रिलीफ रैली होगी, ज्यादा उसमें कन्विक्शन आएगा नहीं इस स्टॉक में। पालिया साहब, आपने मिड कैप आईटी एक प्रेफर्ड ट्रेड के तौर पे तो दिया था, कल टीसीएस सिंगल आउट करके बढ़िया मूव दिखा रहा था। वैसे आईटी एज अ स्पेस खैर इंडेक्स ही अच्छा मजबूत था, टीसीएस को लेकर कुछ मोमेंटम और पिकअप होगा कि हेवी वेट अच्छा मूव करना शुरू हुआ है? तो आशीष जी बिल्कुल, टीसीएस में भी मोमेंटम अच्छा बना है, और स्टॉक में देखें तो एक अपना रेजिस्टेंस जोन, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था करीब 3440 के आसपास, उसके ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 3440 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर ये बना रहा तो स्टॉक में जो नेक्स्ट अपमूव बनना चाहिए वो करीब 3540 3570 तक यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन तो होल्ड करने की भी सलाह है, क्योंकि हमें लगता है कि आईटी में अब मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो टीसीएस भी यहाँ पे बाय है, 3440 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट पोजिशनली 3540 और 3560 तक आते हुए दिख सकते हैं। इस प्ले को अपमूव को प्ले करने के लिए 3500 का कॉल ऑप्शन पे भी फोकस किया जा सकता है, जो कि कल के सेशन में करीब 61 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ। इसमें भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजिशनली स्टॉप लॉस इसका रखना होगा करीब 45 के आसपास, और हमें लगता है इसके टारगेट आ सकते हैं 85 से 90 तक के। वैद्य साहब, क्विकली ओबेरॉय रियल्टी, कल रियल एस्टेट, सीमेंट तो खैर चल ही रहा था, कल रियल एस्टेट में आउट परफॉर्मेंस, और उसमें ओबेरॉय रियल्टी का बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। खबर भी है कुछ वर्ली में उन्होंने कोई लार्ज ट्रेड करा है, मतलब कोई जमीन कंपनी को एक्वायर करा, अप्रूवल आ गया, कल बढ़िया मूव आ रहा था। चार्ट्स पे कैसा है? जी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ओवरऑल रियलिटी एंड डीएलएफ दोनों में ही काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है, और दोनों ही हमारे रडार में भी एज अ बाइंग स्टॉक्स। ओवरऑल रियलिटी में भी पोजीशन तेजी की तरफ बनाने की सलाह रहेगी। 930 का कैसे मेंटेन करें। ये जो मूव है हमें लगता है कि 1020 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। वही मैं अगर डीएलएफ की बात करूँ तो इसमें भी एक बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है 406 के स्टॉप लॉस से 425 के टारगेट के। रियल एस्टेट रखिए रडार पे। चलिए मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं, पहला सौदे की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। और भारतीय बाजारों की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिखाई देगी, जहां पर एसजीएक्स निफ्टी 18925 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री ओपन में यहां पर कौन से स्टॉक्स और किन लेवल्स पर मार्केट सेटल होता हुआ दिखाई देगा, उस पर आप ध्यान देंगे। एशियाई बाजार में हालांकि मुनाफा वसूली बढ़ती हुई, हांगकांग का मार्केट पॉजिटिव खुला था, अब 133 पॉइंट नीचे आ चुका है। शंघाई के मार्केट में हल्का सा दबाव बढ़ता हुआ, और साथ ही साथ निक्के का मार्केट भी 100 पॉइंट से ज्यादा नरमी पर कारोबार कर रहा है। लेकिन पहला टिक जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्री ओपन सेशन की शुरुआत में, वो है दरअसल निफ्टी पर हल्के से दबाव के साथ एसजीएक्स दिखा रहा था 8925 के आसपास हम खुलेंगे, लेकिन निफ्टी में अगर आप देखें 18,567 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो थोड़ा सा सेटल होने देंगे हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को, और फिर लौटेंगे और स्टॉक्स की बात करेंगे। कई आज स्टॉक्स हैं जिन पर नजरें होंगी, जहां पर ऑफ कोर्स पीबी फिनटेक,
प्री ओपन विंडो में वो ब्लॉक होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। इसके अलावा पेटीएम जैसे काउंटर्स, वेस्ट लाइफ जैसे काउंटर्स, एनएमडीसी, मैंगनीज और कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नजरें होनी चाहिए। लेकिन सीधा सौदा में आज आशीष और नीरज के बीच जो मुकाबला रहा उसमें किस तरह के ट्रेड्स सामने निकल कर आए हैं उस पर भी नजरें रहेंगी। फिलहाल रुपए की चाल 12 पैसे और मजबूत होता हुआ रुपया खुला है करीब 8110 के आसपास। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कुछ मजबूती साफ बनती हुई दिखाई जरूर दी है। चलिए एक रिकैप आपके लिए अब लेकर आते हैं सीधा सौदा का। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोग की स्क्रीन पर खबरों को का चयन करा है, बेसिकली उन स्टॉक्स को ही लिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आज थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन दिख रहा है, एटलीस्ट क्यूज ऐसे थोड़े से कंफ्यूजिंग है। बंधन में प्लूटस ने एक बड़ा चंक कल खरीदा। यस बैंक में वो कार्लाइल एडवेंट के लिए आरबीआई की तरफ से कंडीशनल लॉट आता हुआ स्टेक एक्विजिशन का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो मर्ज्ड एंटिटी का ब्रांड अनवेल करना और आई एम श्योर विजन शेयर होगा। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एचओईसी ये सब इसीलिए क्योंकि वो जो फोर्टनाइटली रिव्यू था बढ़िया आधे से ज्यादा विंडफॉल टैक्स घटा दिया गया सरकार द्वारा, वो पॉजिटिव और ऊपर से क्रूड $87 का ऊपर ट्रेड कर रहा है और बढ़ गया कल से आज के बीच में। टाटा पावर उड़ीसा में तमाम प्लान जो सामने आए, करार जो करा है उड़ीसा सरकार के साथ। आईईएक्स वो कार्बन क्रेडिट के मार्केट को सरकार डेवलप करने की तैयारी, उन्होंने होली सब्सिडी खोली भी है वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। पीबी फिनटेक देखते हैं, वॉच आउट का आज का स्टॉक है क्योंकि आज एक लार्ज ट्रेड यहां पे होना है। सॉफ्ट बैंक अपना चंक बेचने जा रहा है, मीनिंगफुल चंक है, तो रेड रखा है, लेकिन हमें देखता हूं किस तरह का डिमांड पैन आउट होती है उस चंक के लिए। वेस्ट लाइफ फूड्स इसीलिए क्योंकि जो स्ट्रैटेजी डे कल था एनालिस्ट के साथ, उसमें बढ़िया विजन 2027 शेयर करा इस कंपनी ने। चलिए टीम पर नजर डालते हैं और यहाँ पे 2 स्टॉक्स जो हैं वो कॉफी वाले हैं, सीसीएल और टाटा कॉफी, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ब्राजील में क्रॉप थोड़ी सी गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, तो इनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसके साथ ही अशोक लेलैंड एमएनएम इसलिए क्योंकि उनको कमर्शियल के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं और आगे उसमें ग्रोथ भी और बनती हुई दिख रही है। वेदांत है, इसके अंदर केन है, तो इसलिए विंडफॉल टैक्स का गेन इनको भी हो सकता है, सिलान भी हो सकता है, लेकिन ये चूंकि बहुत छोटे प्लेयर हैं तो इसलिए इसमें कितना गेन होगा पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन डेल्टा कॉर्प और एचडीएफसी बैंक 2 रेट रखा। डेल्टा कॉर्प को एक नोटिस मिली है गोवा सरकार की ओर से कि जिस समय कैसीनो बंद था उस समय की लाइसेंस फीस विद इंटरेस्ट पे करिए, तो कंपनी कहना है कि उन्होंने प्रोविजन कर दिया है पहले ही, तो बहुत इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हैंगओवर एक बन गया है। और एचडीएफसी बैंक ने जो फंड रेस किया 15,000 करोड़, काफी ऊंचे ब्याज दरों पे किया, तो मुझे लगता है उसकी वजह से हो सकता है इसमें प्रेशर दिखे। अदानी पोर्ट्स अपने धामरा पोर्ट पर एलएनजी टर्मिनल को डबल करेंगे कैपेसिटी, तो उसकी वजह से अच्छा ट्रेड हो सकता है। और एमसीएक्स में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में 1130 का टारगेट दिया गया, काफी कट ऊपर से है, तो उसकी वजह से हो सकता है दबाव है इसमें। तो वो थे स्टॉक्स जो आशीष और नीरज ने आज सुबह में हाईलाइट किए। इस पर फटाफट से एक व्यू आपके लिए लेकर आएंगे। राजेश सातपुते हमारे साथ तैयार बैठे हैं। राजेश जी बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको फिलहाल इन दोनों ही टीम्स में से? गुड मॉर्निंग हर्षद जी। देखिए आशीष जी की टीम देखे तो मुझे जो चार्टिकली अच्छा लगता है, जहाँ पे मूव अभी शुरू होना बाकी है, वो है आईईएक्स 149 के आसपास है। इट इज ट्रेडिंग वेल अबाउट 50 डीएमए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 147 का है, तो इट इज होल्डिंग 147 एग्जैक्टली 147 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो बाय करो 145 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे स्विंग देखे तो 156 का इसका पहला टारगेट होगा, वो निकले तो 160 तक की ही जगह आईएक्स में दिखती है। नीरज जी की टीम देखे तो सबसे बढ़िया चार्ट मुझे दिखता है वो है अडानी पोर्ट। इनफैक्ट कल भी इस पर बात हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट मूव एडवांटेज मिल रहा है। कल हमने जब बात की तो 880 के आसपास था, 897 का क्लोज है। आज के लिए इंपॉर्टेंट है 900 का लेवल, जैसे 900 का लेवल पार करेगा यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होगा। इसका जो टारगेट बनता है कम से कम 935 940 का होगा। सो अडानी पोर्ट इज अ बाय। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपको प्लेस करना है वो रहेगा 885 का। अदानी पोर्ट्स और आईईएक्स ये रखिए रडार पे। आज के टॉप 10 क्विकली मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले ये ऑयल कंपनीज अपस्ट्रीम वाली, कोई ओएनजीसी, कोई ऑयल इंडिया, इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर दैट मैटर। विंडफॉल टैक्स में तगड़ा रिडक्शन सरकार की तरफ से आता हुआ, जो फोर्टनाइटली 15 दिन का रिव्यू हुआ था, उसके बाद एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी कट्स होती हुई, पॉजिटिव इस पूरे स्पेस के लिए।
पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, सॉफ्ट बैंक ने 5.1% हिस्सेदारी बेच दी है। वो दरअसल कुछ ही देर पहले ब्लॉक डील विंडो में ट्रेड कल्मिनेट होता हुआ जिस भाव पे उसको देखकर लग रहा है अच्छी डिमांड है, तो शायद स्टॉक इनफैक्ट आज ग्रीन में नजर आए, ना कि रेड में, जैसे वो सीधा सौदा की टीम मेंशन कर रही थी। हीरो मोटोकॉर्प कल खबरों में था क्योंकि प्राइस हाइक की इफेक्टिव डेट थी, आज इसीलिए क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद बिक्री के नंबर्स आए। 3.9 लाख यूनिट्स ऑलमोस्ट इन लाइन है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इन लाइन ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए वेस्टलाइफ फूड ने अपना विजन 2027 शेयर करा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, छोड़ दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बचा नहीं है, कल एनालिस्ट मीट हो चुकी है और उसमें वो विजन सामने आ चुका है और अच्छा विजन, शायद स्टॉक इन ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। हर्षदा ने डिटेल में समझाया था। पेटीएम 197 कम्युनिकेशंस एनालिस्ट मीट कल करी। एनालिस्ट मीट से पहले ध्यान रखिए ऑलरेडी अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कह रहे हैं सितंबर अगले साल यानी कि FY24 के Q2 तक EBITDA ब्रेक इवन कर लेंगे, तो इनकी तरफ से भी वो पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ हद तक क्लैरिटी आती हुई शायद स्ट्रीट को पसंद आए। यस बैंक जो कार्लाइल और एडवेंट ने हिस्सेदारी खरीदी थी, रेगुलेटर आरबीआई की तरफ से उसकी मंजूरी आती हुई, तो पॉजिटिव हो गया इस कंपनी के लिए। टाटा पावर ने ओडिशा सरकार के साथ करार करा है ईवी चार्जिंग स्टेशन, सोलर पंप्स वगैरह लगाने का। एनएमडीसी इनका मंथ का अपडेट आया नवंबर का, आयरन ओर का उत्पादन 8.1% बढ़ा है और इनकी नागानार यूनिट को में सरकार अपना स्ट्रेटेजिक स्टेक बेचने की तैयारी कर रही है, वो डेवलपमेंट भी कल आता हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने मुंबई के कांदिवली में 18 एकड़ जमीन खरीदी। पता नहीं इतना बड़ा कॉन्टिन्यूस प्लॉट है कि नहीं वहां पे, पर खरीद ली है, मिल गया होगा कहीं ना कहीं। रखिए रडार में गोदरेज प्रॉपर्टीज को। और डेल्टा कॉप फाइनली गोवा सरकार ने कोविड टाइम्स में जब ये सब बंद था इनके सारे कसिनोज, उस समय की लाइसेंस फीस मांगी है विद पेनल्टी, तो एक ओवरहैंग इस स्टॉक। तो सभी ट्रेड्स आप रेडार पर रखेंगे। फिलहाल प्री ओपन में सेंसेक्स आपको दिखाई दे रहा है हल्की सी नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ, हल्की नहीं इनफैक्ट 300 पॉइंट की गिरावट पर, और निफ्टी 18,752 के आसपास आपको दिखाई देगा, 60 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक फॉर सम रीजन कल के बहुत ही तगड़े परफॉर्मेंस के बाद यहां पर एक नॉक आने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, तो करीब 300 पॉइंट नीचे ही है और मिड कैप्स में ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं। रिविजिट करेंगे क्योंकि ये थोड़े से बहुत ही वाइल्ड ट्रेड्स स्पेशली ऑन द निफ्टी बैंक साइड मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पर दिख तो रहा है कि आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस जैसे स्टॉक्स में कल जो दबाव सेकंड हाफ में आता हुआ दिखाई दिया था, आज मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है वो एक्सटेंड होगा। लेकिन सवाल यही है कि आज के ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहेंगे। एक तो फ्राइडे फैक्टर, दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन नई लिस्टेड कंपनियों में, लेकिन सवाल यही है जो मोमेंटम इस हफ्ते हमने कायम किया है वो बरकरार रहेगा या नहीं। अनुज गुड मॉर्निंग, बताइए क्या लग रहा है, जमेगा मामला तेजी की तरफ? देखिए जो एकदम एक हमने सेटअप प्रेजेंट किया था ऑलमोस्ट स्टार्ट ऑलमोस्ट उसी तरीके से हो रहा है। कल बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, वो 43,500 पर जाके प्रॉफिट बुकिंग, वहां से नीचे आया बैंक निफ्टी। आज देखिए क्या आपको एक इंडिकेशन है क्लियर कट। बैंक निफ्टी पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा नीचे खुल रहा है, 42,976 पर खुल रहा है ये। आज हमारा एक बैंक निफ्टी का व्यू है कि काफी ओवर हीटेड है ये और इसमें दो लेवल वॉच आउट करने के लिए है, 42,872 जो कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का। नॉर्मली अगर आपने बैंक निफ्टी में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बाय किया है तो आपको एक ट्रेड जो है वो बढ़िया रहा है। और आज बैंक निफ्टी गिरने का रीजन है क्रूड प्राइस, जो क्रूड प्राइस में जंप आया है वो एक बैंक निफ्टी में एक एल्गो ट्रेड नॉर्मली ट्रिगर होती है, इसमें आईटी में बाइंग आती है और बैंक निफ्टी में डिक्लाइन आती है। तो मेरे ख्याल से आज शायद बैंक निफ्टी आपको एक आज ट्रेड दे दे, अगर वो 42,872 पर रुक जाए और उस पर वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाए आपको, तो फिर 42,500 का स्टॉप होगा, या फिर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 42,350 होगा वो बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए क्या है सपोर्ट, देखिए आईटी और न्यू एज कंपनीज, अब आपको इन पर फोकस करना है, और मिड एंड स्मॉल कैप्स। आज भी मुझे लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, खासतौर से स्मॉल कैप्स। और जो न्यू एज कंपनीज उस पर मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि जिस तरीके से ब्लॉक्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कल हमने जोमेटो की बात की थी, कल पूरे दिन आपको जोमेटो रेड में नहीं दिखा, आज पीवी फिनटेक आपको रेड में नहीं दिखेगा पूरे दिन, आपको इनफैक्ट स्टार्ट दिखा रहा है 4% ऊपर। पेटीएम मुझे लग रहा है पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा आपको मूव दिखा चुका है, डिलीवरी में हमने एक अच्छा मूव देखा है पिछले 3-4 दिन में। तो या तो ये न्यू एज कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाए या फिर आईटी अच्छा करेगा। कल भी आप नैस्डैक का मूव देखिए, इंट्राडे में पहले घंटे की गिरावट के बाद क्या जबरदस्त मूव आया नैस्डैक में। तो वो जो बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड ट्रेड्स हैं बेसिकली, अब मार्केट में वो ट्रेड प्ले आउट हो रही है। ये जो कंपनियां थी, ये आईटी कंपनी और डिजिटल कंपनी, इनका गिरने का
कारण क्या था? इनके गिरने का कारण था यूएस में जो इंटरेस्ट रेट में जबरदस्त हाइक हुई थी और वो जो फ्री मनी गायब हो गई थी, तो उसकी वजह से ये स्टॉक्स गिरे थे। अब वो एक तरीके से एक पीक पर पहुंच रहा है अपनी, तो मार्केट उसी को एक एंटिसिपेट कर रहा है। इसके लिए आज देखिए आईटी ज्यादा नीचे नहीं खुल रहा है। इनफैक्ट अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कुछ टाइम पर आईटी ग्रीन में भी आ जाए, और वो निफ्टी को भी ग्रीन में ले आए वापस। निफ्टी पर लेवल बहुत ही ब्यूटीफुल, इनफैक्ट आज का ओपनिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। 18752 18750 बाय जोन था और स्टॉप लॉस 18730 का, तो 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है निफ्टी में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड मिलेगी। वो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बाहर हो जाइए, उसके बाद वेट करिए कि मार्केट आपको कब दूसरी ट्रेड देता है। लेकिन पहली ट्रेड तो 18752 अगर मिलता है, अगर ये सही है तो इसमें बाय बनेगा, और 18730 720 के करीब का आपको बहुत छोटा 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पर निफ्टी में। तो क्लियरली डिप पर शायद निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे। निफ्टी बैंक पर हालांकि नजरें रहेंगी कल के ब्रेकडाउन के बाद। कुछ स्टॉक्स फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, कहां पर प्री ओपन के आसार बनते दिखाई दे रहे। ओएनजीसी देखिए 1% ऊपर, जिस तरह से ये विंडफॉल टैक्स कम हुआ है उसका कुछ फायदा बनता हुआ दिखाई देगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। सीएलएसए की रिपोर्ट में साफ कह दिया गया है कि डीजल के एक्सपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती है वो इनके लिए एक दरअसल फेवरेबल चीज साबित होगी। इनका मार्जिन थोड़ा प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक पॉजिटिव है। अदानी पोर्ट में एक हल्की सी बढ़त, टाइटन, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बन रही हैं। मारुति हालांकि कमजोर खुल रहा है, करीब 1.5% नीचे ही है। और बैंकों में आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी सब में आज करीब 1% की नरमी देखने को मिल रही है दरअसल इन प्री ओपन ट्रेड्स में। तो ये फिलहाल स्थिति आपके लिए, मैं दिग्गजों पर ही इस समय नजर डाल रही हूं। मिड कैप्स में ऑफकोर्स पीबी फिनटेक का 456 पर वो सौदा हुआ ब्लॉक विंडो में, 481 पर इस समय ट्रेड करता हुआ। वेस्ट लाइफ फूड 3% ऊपर खुल रहा है, वो 2027 के लिए जो इनका 5 ईयर रोड मैप निकल कर आया है। और कुछ आपकी रेलवे कंपनियों में फिर एक्टिविटी बढ़ती हुई। 2.5 मिनट है मार्केट खुलने में। वेरी क्विक कॉल अगर आप इन बैंकों में दे सके मानस, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी, कल मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली थी, लेकिन आज अगर खरीदारी का मन बना रहा है कोई, क्या अपॉर्चुनिटी है और किन लेवल्स पर उतरेंगे किस बैंक में? देखिए, अगर खरीदारी करनी होगी तो, और इन 3 बैंक्स की बात करिए तो सबसे बेहतरीन तो एचडीएफसी बैंक है। कंसोलिडेशन दिख रहा है लेकिन अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल जाए तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1590 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। मेरा समझना है कि जल्दी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 1675 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी पर आपकी, बैंक पर आपकी नजरें होनी चाहिए, वहां पर इंटरेस्टिंग ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। वेस्ट लाइफ फूड, गाबा साहब इसका चार्ट चेक देंगे, मजबूत शुरुआत होती तो दिखाई दे रही है आज 741 के लेवल्स पर खुलने के आसार। वेस्ट लाइफ फूड, यस, वेस्ट लाइफ फूड लगता है कि यस ठीक नजर आता है, लेकिन उसे पार करना पड़ेगा 750 जोन्स। तब तक मेरे ख्याल से 22 सीजन जनरेट नहीं होगा, कंफर्मेशन वहीं पर मिलेगा। ये कंफर्मेशन में मिलेगा। एक तो और चार्ट चेक लेकर आते हैं एक बार। एक्चुअली शर्मिला जी से बात कर रहे थे। शर्मिला जी, ये जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, कल एलटीटीएस में जबरदस्त मूव था, इस पर कोई व्यू या एलटीआई या कोई और मिड कैप आईटी स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है इस लेवल पर? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट एलटीआई को मैंने काफी रेकमेंड भी किया था, अभी उसके मर्जर की भी फिर उसके बाद बात हुई और थोड़े एक क्वार्टर मेरे हिसाब से उनके नतीजे नरम आए थे, लेकिन अगर आप उसके बाद के क्वार्टर्स देखेंगे तो नतीजे भी बेहतर आने लगे हैं। तो बहुत एलटी टेक्नोलॉजी एलटीआई दोनों मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और जैसे चर्चा चली रही है कि अगर आईटी फोकस में रहेगा तो कौन से नाम में आप विच वुड बी द गुड इन्वेस्टिंग नेम्स, तो आई थिंक ये दोनों काफी अच्छे नाम हैं। ठीक है, एल&टी इन्फोटेक और एल&टी टेक का दोनों, इनफैक्ट एल&टी इन्फोटेक का नाम अब ऑफिशियली एलटीआई माइंट्री हो गया है, तो वो भी अब कुछ टाइम बाद सिस्टम में चेंज हो जाएगा। अभी तक बीएससी एनएससी ने वो चेंज किया नहीं है, जैसे वो चेंज हो जाएगा हम भी अपने सिस्टम में चेंज कर देंगे। लेकिन कंपनी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो अब उसका नाम एलटीआई माइंट्री है, इस कंपनी का नया नाम वो जो मर्जर के बाद हो गया है। अब बिग वॉल पर जाते हैं और देखते हैं मार्केट की ओपनिंग किस तरीके की होती है। ठीक है, तो निफ्टी खुल रहा है करीब 47 पॉइंट नीचे, थोड़ा सा 42 पॉइंट नीचे, करीब 18,765, अब 18,773। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक है ऑब्वियसली, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे करीब, जो प्री ओपन इंडिकेट भी कर रहा था। 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी खुला है 43,073 पर, और वीकनेस वहां बढ़ रही है। निफ्टी मिड कैप हल्का सा ग्रीन में है, 25-27 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है लेकिन रेड में ही है, 0.25% नीचे है निफ्टी आईटी,
और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की सी बढ़त। बैंक निफ्टी में देखिए वीकनेस बढ़ रही है, 43,004 पर आ रहा है वो बैंक निफ्टी, और जो हमारा लेवल था वॉच आउट करने का 42,872 का जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक जाता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। निफ्टी भी अब करीब करीब उस जोन में है, 18,750 का जो जोन था वहीं पर ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 59 पॉइंट नीचे। यहाँ पर जो लेवल था वॉच आउट करने का, जो उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो करीब करीब 18,720 का 18,742 का रादर, तो उसके काफी करीब है हम। और एडवांस डिक्लाइन आपके सामने 1258 एडवांसिंग स्टॉक्स, 500 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। एक बार पीबी फिनटेक देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी का हीट मैप लेकर आएंगे। वो करीब करीब 6% ऊपर इस समय पीबी फिनटेक का स्टॉक। ये देखिए जो डिमांड है ये आपको बता रही है, जिस तरीके से ब्लॉक डील्स इतनी स्मूथली एग्जीक्यूट हुई 456 पर 461 के प्राइस के मुकाबले, तो वो आपको एक इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर तो 5.5% ऊपर किसी को मौका ही नहीं मिला होगा। अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, और निफ्टी के हीट मैप में आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, ओएनजीसी ऑब्वियसली 3% ऊपर। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आज ओएनजीसी के लिए था, वो जो विंडफॉल टैक्स में इतनी बड़ी कटौती हुई है, इस बार काफी बड़ी कटौती हुई है, इसके लिए इस बार स्टॉक ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। बीपीसीएल में तेजी है, रिलायंस में तेजी है, तो रिलायंस थोड़ा सा ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है मार्केट को, हिंडाल को हेल्प कर रहा है थोड़ा मार्केट को, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं। लेकिन निफ्टी अब थोड़ा नीचे है, 18,755 पर है, और उसमें 3-4 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल्स, और फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी ट्विंस, ये दोनों जो बहुत बड़ा वेट रखते हैं इंडेक्स में, ये सभी स्टॉक्स डाउन है। थोड़ी सी ऑटो में डिक्लाइन है सेल्स नंबर्स के कारण, शायद मारुति है, आयशर मोटर्स है, ये दोनों 3% डाउन है, हालांकि इनका इतना वेट नहीं है इंडेक्स में। टीसीएस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, वो थोड़ा इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को। ये देखने वाला स्टॉक होगा अब एक्चुअली। इन्फोसिस देखिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट ग्रीन में आने वाला है, तो इन्फोसिस में बाइंग स्टार्ट होगी। टीसीएस में बाइंग होती है कि नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी मेरे लिए। निफ्टी इस समय 18,750 पर ट्रेड करता हुआ, तो ये है कुछ स्टॉक्स जो इस समय मूव कर रहे हैं। लेकिन हर्षिता, आज का स्टॉक ऑफ द डे क्लियरली पीबी फिनटेक। अनडाउटेडली अनुज, जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का रिस्पांस इस तरह के ब्लॉक को मिला है वो सराहनीय है। 482 के लेवल्स के आसपास 4.5% की तेजी यहां पर बनती दिखाई दे रही है। लैप अप किया जा रहा है, आप कह सकते हैं, इन काउंटर्स, इस स्टॉक को, या फिर जो भी सप्लाई मार्केट में आया है सॉफ्ट बैंक की तरफ से। दूसरा ट्रेड जो इस समय काफी एक्टिव हो चला है, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट खबरों में है 3% ऊपर 740 के आसपास, लेकिन जैसे गाबा साहब कह रहे थे 750 के ऊपर निकले तब अग्रेसिव तेजी बनती हुई दिखाई देगी। पेटीएम भी पीछे नहीं है। वैसे पेटीएम में आज फिर कल की तेजी के बाद 2% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा मॉर्गन स्टैनली का 695 का टारगेट है, 650 का टारगेट सीएलएसए ने दिया है, और कंपनी ने इनफैक्ट एक रोड मैप आपके सामने पेश करने की कोशिश की है कि सितंबर 2023 यानी कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक के एबिटा पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे या फिर ब्रेक इवन कर देंगे। वो स्टॉक आज 2% ऊपर खुला है। इसके अलावा फ्यूचर्स के ट्रेड्स आपको दिखाते हैं कहां पर तेजी का मूव बनता नजर आ रहा है। एक तो ओएनजीसी टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल है, 3% ऊपर ओपन इंटरेस्ट एडिशन खुलने के साथ ही साफ देखने को मिला। इसके ठीक पीछे बंधन बैंक में हम देख रहे हैं फिर से कुछ खरीदारी या फिर शॉर्ट्स जो कल बने थे वो कवर होते हुए दिखाई दिए हैं। 1.5% तक का इजाफा आपको दिखाई देगा। सीमेंट, मिड कैप सीमेंट खासतौर से कल भी हम चर्चा कर रहे थे, इंडिया सीमेंट मजबूत खुल रहा है 1% ऊपर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी, एनएमडीसी प्रोडक्शन आउटपुट अब मजबूत होता हुआ नवंबर में, और वो स्टॉक भी आज रेडार पर आया है। एस्ट्रल आपको याद होगा, ये कल माइनस की तरफ से एक पिक आया था और उस स्टॉक में भी आज जोर देखने को मिल रहा है। 1960 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ 1.25% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि मंदी की साइड पर ऑटो कंपनियां हैं, मारुति 2% नीचे, आयशर में थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया बिक्री के आंकड़ों ने, वो स्टॉक आज करीब करीब 2% नीचे ट्रेड करता हुआ। पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, डाबर जैसे स्टॉक्स में कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प ने इनफैक्ट इनलाइन आंकड़े प्रदर्शन का दिखाया है नवंबर की बिक्री का, लेकिन स्टॉक एकदम शांत है। तो आज ऑटो के कोई टेकर्स नहीं है, ये साफ चीज उभर कर आ रही है। लेकिन हाँ, न्यू एज कंपनियों का जोर है, ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छी खासी तेजी, और आपके जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनमें फिर से ट्रैक्शन आता हुआ। अनुज, कोफोर्ज आज करीब 1.25% मजबूत खुलता हुआ। तो देखिए मार्केट ने आज बिल्कुल ऑलमोस्ट वही बिहेवियर दिखाया जो हम सुबह चर्चा कर रहे थे हर्षिता, कि मिड कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे, आईटी आउट परफॉर्म करेगी, न्यू एज स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, और बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस होगी। ये एक मार्केट का एक बेसिक टेक्सचर बन चुका है इस समय। और निफ्टी आईटी में देखिए क्या जबरदस्त नीचे के लेवल से आप एक रिवर्सल देख रहे हैं, वो आईटी का चार्ट लेकर आई वापस एक बार। हालांकि बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा मूड में वापस एक रिकवरी दिखाने के, और मिड कैप और स्मॉल कैप में तो जबरदस्त तेजी। पूरा का पूरा महीना याद रखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस का बनने वाला है, एक साइन ऑलरेडी विजिबल है।
एक सिर्फ परसों का दिन छोड़ दें तो उसके अलावा पिछले 4 दिन में लगातार मिड एंड स्मॉल कैप्स में हमने एक जबरदस्त बाइंग देखी है। तो एक क्लियर कट आपको एक मार्केट ने एक व्यू दिया है कि आपको किस तरीके के स्टॉक्स में इस समय एक पोर्टफोलियो बना। अच्छा, नायका लेकर आइए एक बार, नायका में देखिए क्या जबरदस्त बाइंग आ रही है इस समय। तो ये हर स्टॉक जो है एक लेवल पर आकर आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है और इसीलिए ये एक जो 3-4 दिन पहले हमने बात की थी कि न्यू एज कंपनीज का एक पोर्टफोलियो अगर आप 2-3 महीने के लिए बनाएंगे तो शायद वो आपको एक मार्केट से आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स देगा। निफ्टी अब थोड़ा सा 18,750 पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहां देखना है कि ये 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करता है या फिर उसको ब्रीच करता है। अगर उसको ब्रीच करेगा तो शायद थोड़ा सा एक नेगेटिविटी होगी, लेकिन लग नहीं रहा है ओवरऑल देख के जिस तरीके की स्ट्रेंथ मार्केट में इस समय है। और 2-3 स्टॉक्स और एमआरपीएल जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज है, इनमें अच्छा खासा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है और ये भी एक स्टॉक है जो इस समय आपके रेडार पर होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, नायका बीएचईएल में भी थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हो गई है और वीरू छुट्टी पर है लेकिन बीएचईएल छुट्टी पर नहीं है। वो स्टॉक वीरू को बड़ा दुख होगा कि कल का बड़ा मूव और आज का एक इंटरेस्टिंग मूव वो मिस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने नेवर नो जिस तरह के टारगेट्स और जिस तरह का आउटलुक आ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पर अगले हफ्ते क्या कमाल दिखाता है। चलिए क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं। राजेश सातपुते तैयार है अपने पहले ट्रेड के साथ। राजेश जी, ओवर टू यू। हर्षदा जी, मुझे लगता है कि आज बैंकिंग में मूव आना चाहिए और उसमें जो मेरी नजर है वो है इंडसइंड बैंक पे। पिछले 3 दिनों में ये हल्का हल्का करेक्ट हुआ और एग्जैक्टली जहां पे ब्रेकआउट हुआ था वो लेवल है 1180 टेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से मुझे लगता है रिलीफ रैली मिलेगी। तो 1180 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1175 का बाय इंडसइंड बैंक। इसका आज का टारगेट होगा 1210 से 1220 का। 1210 से 1220 का टारगेट इंडसइंड बैंक में। और इंटरेस्टिंग है आज एक्चुअली बैंक निफ्टी पर निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में पहली कॉल आती हुई। बैंक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया रिसेंटली, बट क्या आप रेडी हैं यहाँ से एक मूव के लिए? ये देखते हैं निफ्टी बाय द वे अब 18,735, तो वो थोड़ी सी वीकनेस जो है अब थोड़ी सी एक्सेंचुएट हो रही है और उसका कारण जो है वो है टीसीएस में जो है अब मॉर्निंग लो पर, मतलब बैंकिंग तो सुबह से वीक था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, लेकिन टीसीएस अब अच्छा खासा ट्रैक कर रहा है मार्केट को और थोड़ा सा एलएनटी को भी जोड़ दें उसमें, तो ये एक मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है। गाबा जी, आपकी पहली कॉल, पहला क्विक सिंगल? क्विक सिंगल अब है मेरा टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेड कर रहा है 1305 पर, हो सकता है 1325 तक जा सकता है टाटा कम्युनिकेशन। स्टॉप होगा 1295 टाटा कम्युनिकेशन। 1325 के लिए टाटा कम्युनिकेशन में आपने आइडेंटिफाई किया है ट्रेड। 1306 के आसपास ये स्टॉक हल्का पॉजिटिव खोल रहा है, 10 रुपए ऊपर। मानस, आपका क्विक सिंगल? हर्षदा जी, आई थिंक ओबराय रियल्टी पे कल ही मैंने जो ऑप्शन का कॉल था 240 पे वो भी मैंने ओबराय रियल्टी पे दिया था, 960 का कॉल ऑप्शन लिया था। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगते हैं और आज के मूव को देख के लग रहा है कि अब स्टॉक शायद 1020 के लेवल बहुत जल्द दिखाएगा, तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 955 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 1020 के टारगेट सेट करिए। और आई थिंक ये भी एक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप 980 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 40 रुपए का चल रहा है, 29 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए तो 10 रुपए का रिस्क है, लेकिन यहाँ पर आपको 70 रुपए तक के बाद देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो या तो 1020 के टारगेट के लिए फ्यूचर ले लीजिए, 980 की कॉल ले लीजिए, इस समय जो 40 रुपए पे चल रही है 70 रुपए तक के टारगेट आपको ओबराय रियल्टी में मिल जाएंगे। ये इस समय मानस की कॉल। ओबराय रियल्टी में कल भी मानस ने स्पॉट किया था और अच्छा खासा मूव इसमें इस समय स्टॉक में आता हुआ, और क्लियरली जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उनमें काफी एक अंडर परफॉर्मेंस रही है। अब वो थोड़ा कैचअप प्ले यहाँ पर क्लियरली विजिबल है आपको। बहती जी, आपका क्विक सिंगल? रिलायंस इंडस्ट्रीज पे रहेगा। आज वापस एक मूव आता हुआ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, तो खरीदारी की सलाह है। 2705 का एक एसएल लगाकर पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि जो मूव है वापस 2790 तक के लेवल्स में आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो तगड़ी तेजी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज इनफैक्ट अब 0.5% ऊपर आ गया है, लेकिन अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, बहती साहब का ये व्यू है, आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर लें रिलायंस में कोई सौदा लेने से पहले। पालविया साहब, आपका ट्रेड? तो हर्षा जी, ट्रेड रहेगा ओएफएसएस पे, ओरेकल फाइनेंशियल पे। ये स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट करे और ओपनिंग के बाद से जो एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक आज के सेशन में अच्छा मूव दिखा सकता है। 3280 3300 तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस करंट लेवल पे हम रखेंगे करीब 3185 के आसपास। तो ओरेकल फाइनेंशियल पे बाय करने की सलाह। ओएफएसएस 2.5% ऊपर, स्टॉक वैसे 3200 का है, लेकिन एक मौका तगड़ा बन रहा है यहाँ पर, खुलने के साथ ही 2% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा, एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, इसका हम जिक्र कुछ देर पहले भी कर रहे थे और मजबूत शुरुआत है। मानस, ये स्टॉक आपने कल आइडेंटिफाई किया था, 1987 के लेवल्स आ गए हैं,
फॉलो थ्रू कितना और मजबूत दिख रहा है आपको? देखिए कल बीटीएसटी कॉल में मैंने एसएल का रिकमेंडेशन दिया था, 1970 के टारगेट थे, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं कैश में। और मेरा समझना है कि अब यहाँ पर एक हर्डल है 1985 से 1990 का, वो लेवल्स निकालना बहुत जरूरी है। तो अगर कल बीटीएसटी के लिए किसी ने लिया था तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, और अब फ्रेश खरीदारी 1990 के ऊपर करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो शायद आपको 2040 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर ब्रेकआउट पे 1990 के ऊपर फिर से खरीदारी करें। ओके, चलिए पुट कॉल रेशियो करीब 1.18, मार्केट इस समय थोड़ा एक डिक्लाइन दिखाता हुआ आपको, हालांकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने लेवल्स को। 18738 इस समय निफ्टी है, और जो 18730 का लेवल है जो हमारा मॉर्निंग लेवल था वॉच आउट करने का, उसको अभी भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है, करीब 0.5% नीचे बैंक निफ्टी, करीब 250 पॉइंट का डिक्लाइन, 43,030 बैंक निफ्टी पर इस समय एक लेवल। तो अब ये देखना होगा कि ये अब वो जो हमारा एक लेवल टू वॉच था 42,872 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी तरफ जाता है या नहीं। अगर 43,000 टूटा बैंक निफ्टी पर तो एक एल्गो ट्रेड शायद ट्रिगर हो जो उसको उस लेवल तक ले जाए जहां पर मुझे लग रहा है कि शायद बाइंग वापस लौटेगी। लेकिन ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस है, क्रूड बढ़ने की वजह से थोड़ा सा लीवर जैसे स्टॉक्स में भी एक थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है। अच्छा शर्मिला, एक ब्रिटानिया पर आपका क्या व्यू है? कल वरुण बेरी जी ने काफी थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? और पॉजिटिव ही रहेगा। आई थिंक कि ओवरऑल जिस तरह की कंपनी ये है, जिस तरह के उनके प्रोडक्ट्स है, जिस तरह का उनका रीच है पैन इंडिया बेसिस पर, यही है कि ये प्राइस पर थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन डेफिनेटली इन जैसे स्टॉक्स को आपको आपके रेडार पे रखना होगा, और अगर मौका मिले तो डेफिनेटली ऐड करें, और जिनके पास है वो डेफिनेटली आई थिंक बने रहे। सो आई थिंक दैट यस, एक पॉजिटिव ही राय रहेगी ब्रिटानिया। ओके, एक पॉजिटिव राय। स्टॉक थोड़ा सा फ्लैटिश खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर एक बायस तेजी का ही रखे। अच्छा, ओएनजीसी को रिविजिट करते हैं। यहाँ पर खुलते ही करीब 2% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल में जो थोड़ी बहुत हरकत हुई है उसके बावजूद बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स तेजी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्लियरली ओएनजीसी आज स्टॉक ऑफ द डे शायद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह का मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक्शन बना है। गावा साहब ट्रेड लेंगे ओएनजीसी में? ओएनजीसी का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन अपर यूनियन थोड़ा सेलिंग आ गया। यहाँ पर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है 140 एंड 148, थोड़ा रुकेंगे मेरे ख्याल से, थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा एक स्ट्रेंथ मिलेगा तो फिर देखेंगे। किन लेवल्स के ऊपर? 145 के ऊपर आप प्रेफर कर रहे हैं खरीदना? मैं खरीदने की कोशिश करूंगा, अगर डिप मिलता है तो समवेयर क्लोजर टू 142, तो जो सपोर्ट है 140 में, और स्टॉप लॉस भी ट्रिगर ना होना चाहिए, इसलिए 140, 42, 43 के आसपास खरीदना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 142 के आसपास ट्रेड करना चाहिए, स्टॉप होगा 140 का। ओके, चलिए मार्केट में एक मिनी ब्रेक डाउन अब हम देख रहे हैं हर्ष साहब, 18,730 निफ्टी पर इस समय। और मैं थोड़ा सा ऑप्शंस के भी डेटा देख रहा था, थोड़ा सा काफी कॉल राइटिंग हो रही है 18,800 पर, और जो पुट बाइंग हो रही है वो हो रही है 18,750 पर। तो थोड़ा सा एक मार्केट में आज एक काफी टाइम के बाद हमने देखा है कि जो इनिशियल डिप है वो बाय नहीं हुई है अभी तक, और हो सकता हो जाए, लेकिन अभी तो वो बाय नहीं हुई है। और वहां पर 3-4 स्टॉक्स हैं जिसमें एक सेलिंग प्रेशर है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी अपनी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ऑटोज क्लियरली एक आपको इंडिकेट कर रहे हैं, मार्केट लीडिंग सेक्टर है ऑटोज, और वहां पर एक पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं आयशर में आज थोड़ी सी डिक्लाइन है, करीब 2% नीचे। हालांकि मिड कैप आईटी में वो जो रैली है वो जबरदस्त रैली वापस स्टार्ट हुई है। अब देखिए ओरेकल फाइनेंशियल लेकर आई है, ओरेकल ने तो कुछ भी नहीं किया है पिछले, मतलब इवन पिछली तेजी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इसने तो खैर, लेकिन ओरेकल अब इस समय 3% ऊपर है। ये सारे एफएनओ स्टॉक्स हैं। कोफोज में एक अच्छा मूव आता हुआ। एलटीटीएस जिसने कल ऑलमोस्ट सर्किट लगा दिया था, अब एलटीटीएस वापस करीब 1.5% ऊपर, तो एलटीटीएस में अच्छा मूव, एम्फेसिस में अच्छा मूव इस समय। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको अच्छा कर रहे हैं, और एक दो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, आईईएक्स जैसे ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। एक बार एलटीटीएस को रिविजिट करते हैं। मानस एक बार इसका चार्ट बताइए, यहां से क्या मतलब, क्योंकि कल का 10% के मूव के बाद आज फिर 1-1.5% ऊपर ये स्टॉक। तो देखिए कल के मूव के बाद आज फिर से रैली रिज्यूम हुई है। मेरा तो समझ रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल 4400 के लेवल्स को टच करने का, 200 रुपए करंट लेवल से भी देखने को मिलेंगे। तो अब अगर खरीदारी करनी है तो आपको 4100 के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, वहां पर एक सपोर्ट दिखता है इंटरडे चार्ट पे। तो 4100 रुपए के स्टॉप लॉस से अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं 4400 रुपए के टारगेट के लिए। अच्छा, एक बार इन्फोसिस लेकर आइए इंट्राडे, क्योंकि टीसीएस भले थोड़ा सा प्रेशर में हो, लेकिन इन्फोसिस अब ग्रीन मारने की तैयारी कर रहा है। ऑलमोस्ट इनफैक्ट ग्रीन में आ गया है इन्फोसिस का स्टॉक,
और ये देखिए स्टॉक यहाँ पर भी हर लेवल पर बाइंग आ रही है। एक काम करते हैं पालवी जी, इसका कोई ऑप्शन ले सकते हैं क्या? कोई अगर आपको स्ट्रेंथ दिख रही हो यहाँ पर इन्फोसिस के ऑप्शंस में, कोई 1700 की कॉल या 1680 की कॉल? अनुज जी देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है और आज हमें लगता है कि जिस तरीके से कल के सेशन में आईटी में मोमेंटम था, इन्फोसिस ओपनिंग के बाद से एक साइडवेज यहाँ पे बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे बने हुए 1640 के ऊपर, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए। तो बिल्कुल कॉल ऑप्शन के थ्रू लिया जा सकता है ट्रेड, लो रिस्क ट्रेड होगा, ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्राइक पे फोकस करना है वो करीब 1680 की स्ट्राइक अभी ट्रेड कर रही करीब 32-33 के आसपास, इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे 26 रुपए के आसपास, और अपसाइड में हमें लग रहा है कि इन्फोसिस के सेटअप के हिसाब से 1710 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए, तो इसमें टारगेट आना चाहिए 45 रुपीज तक पे। तो 1680 के कॉल ऑप्शन 32-33 के रेंज में खरीदे 45 के टारगेट के लिए। इन्फी में 1680 की कॉल लेने का एक अपॉर्चुनिटी है, 45 का याद रखिएगा टारगेट रहेगा। मोमेंटम लौटता हुआ पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है काउंटर, हल्का सा पॉजिटिव टिक, लेकिन हाँ तेजी जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप आईटी में हालांकि इसकी तुलना में ज्यादा बड़े मूव्स देखे जा रहे हैं। कोफोर्ज एक और स्टॉक जिसको रिविजिट कर लेते हैं। राजेश सातपुते, इसके चार्ट्स देखिएगा 4207 के लेवल्स पर इस समय ये फ्यूचर्स में कारोबार कर रहा है, खरीद लेंगे? हर्षद जी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ओवर बॉट है, लेकिन मोमेंटम आईटी में ही है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना है तो स्टॉप लॉस के साथ करें। स्टॉप लॉस होगा 4150 का, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, रादर मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू भी देखे, 4500 का टारगेट है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से 4300 4310 तक का मूव फोर्ज में आना चाहिए। हर्षद जी सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग आईटी की बात करें, आप एक नजर रखें बिरला सॉफ्ट पे। बिरला सॉफ्ट का फिर जो पहला टारगेट था 325 का, वो मेरा कल हिट हुआ, यानी अचीव हुआ, लेकिन जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट बनेगा 342 का। सो इट्स ए बाय इन बिरला सॉफ्ट, आपका स्टॉप लॉस होगा 322 का। बिरला सॉफ्ट में बाइंग। अच्छा, मिड कैप में जो तेजी है उसमें अब आप एक दो चीज नोटिस करिए, एक दो स्टॉक्स, एक तो बीएल लेकर आइए, काफी टाइम के बाद बीएल में थोड़ा सा ब्रेकआउट आया है, ये काफी इसने आउट परफॉर्म किया था, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आया, आज बीएल देखिए जबरदस्त मूव। और एक डेल्टा कॉप पर भी नजर रखिए, नेगेटिव न्यूज पर स्टॉक अब पॉजिटिव हो गया है, तो जब भी ऐसा हो कि नेगेटिव न्यूज पर स्टॉक पॉजिटिव हो जाए तो वो एक तरीके से मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होता है। ये स्टॉक इस समय एक बार इंट्राडे भी ले इसका, तो वो भी देख लेंगे एक बार। ये देखिए मूव हैशटैग, ये डेल्टा कॉप का ऐसा मूव शायद बैन में है, अगर मैं पता नहीं, आई थिंक ये बैन में, हाँ ये इसके साथ पेरेनियल प्रॉब्लम रहती है कि बैन में होता है। महेश्वरी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। महेश्वरी जी, कोई व्यू इस पर, डेल्टा कॉप पर या बीएल दोनों पर? एक्चुअली मुझे आपका व्यू जानना था। जी, आज डेल्टा कॉर्प के बारे में तो थोड़ा सा ऐसा सुबह न्यूज था, इनफैक्ट आपके चैनल पे ही मैं देख रहा था कि गोवा गवर्नमेंट ने उनको जो पास ड्यूज हैं वो इंटरेस्ट के साथ पे करने के लिए कहा है, बट मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म एक फैक्टर है, बट जो लॉन्ग टर्म में जो उनके बिजनेसेस हैं, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग जो उनका बड़ा बिजनेस बन गया है, और इसके अलावा कैसीनो है, हॉस्पिटैलिटी है, रियल एस्टेट है, वो सारे बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म जो न्यूज नेगेटिव है, बट लॉन्ग टर्म में तो मुझे कोई इस कंपनी में खराबी नजर नहीं आती है। और मेरा मानना है जिस हिसाब से गोवा में लोगों का टर्नआउट हो रहा है और ईयर एंड पास आ रहा है, ये स्टॉक आपको भले ही बैंड में हो पर डिलीवरी बेसिस में बाइंग काफी हो रही है, तो मुझे स्टॉक पसंद है। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती दिखाई दे रही है 2% ऊपर। और अगर आप गोवा में हॉलिडे प्लान करें तो अनुज एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये आ रहा है कि उनका खुद का टैक्सीज के लिए एक ऐप सरकार लॉन्च करने वाली है, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है गोवा में। आप गोवा स्टेट है, हम उसे एक शहर की तरह ट्रीट करते हैं कि यहाँ वहां जाने के लिए आप या तो सबसे बढ़िया तो खुद गाड़ी आप हायर करें, वो भी तो नहीं करने देते यूनियन वाले। हाँ, वो उसमें भी दिक्कत है, साउथ गोवा में वो अलाउड नहीं है। हाँ, तो उड़ देते हैं आपकी गाड़ी को अगर आप वो करें तो, हाँ। तो या तो खुद अपनी गाड़ी लेके जाए। तो अब एक ऐप तैयार किया जा रहा है वहां पर टूरिस्ट को थोड़ी सी और सहूलियत देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओला उबर की तो एंट्री बिल्कुल नहीं है। गोवा माइल्स करके है, वो एक गोवा माइल्स करके एक ऐप थी, वो थोड़ा सा नॉर्थ गोवा में चलती थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें हाँ नहीं, लेकिन अब एक और ऐप और एक सरकारी ऐप आ रही है, तो होपफुली वहां पर थोड़ी सी रैशनलाइजेशन देखने को मिलेगी, नहीं तो जो कीमत मांगी वो देनी पड़ती है। दिसंबर एंड में तो वैसे भी मैं गोवा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो इतनी भीड़ रहती है ना वहां पर कि उतने प्राइस में तो आप फिर दुबई हुआ है, मतलब लेकिन हाँ उसके अलावा उसमें
गोवा जाने का बेस्ट टाइम होता है तो वो जो 5 जनवरी के बाद, जब वो पूरा जो न्यू ईयर का ट्रैफिक है वो खत्म हो जाए, या फिर आप नवंबर में निपटा दें, नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक में निपटा दें पूरा दिसंबर, क्योंकि उसके बाद जबरदस्त ना आपको होटल मिलेंगे, ना आपको स्कूटी मिलेगी, ना आपको कुछ मतलब अच्छा खाने पीने में जाएंगे तो आपके साथ थोड़ा सा एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, मैं तो कहूँगा, तो वो थोड़ा सा एक अखरता है मेरे को, तो इसके लिए मैं दिसंबर में गोवा नहीं जाता, मैं गोवा जाता हूँ जनवरी एंड में या फिर नवंबर में, वो बेटर मंथ रहते हैं हमेशा गोवा जाने के लिए। वो ऑफ कोर्स बेटर टाइम्स भारतीयों के लिए, वरना आपको सब जगह गोरे ही दिखाई देंगे जो धूप सेकने आते हैं भारत में। इधर वेज मार्केट थोड़ा सा संभला है, स्पेशली निफ्टी बैंक 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट एक झलक दिखाई दी थी, अब फिर से 4381 के आसपास निफ्टी बैंक आता हुआ, दबाव है लेकिन 180 अंकों का ही देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ कैश मार्केट के ट्रेड्स और वरुण बेवरेजेस, आपको याद होगा हम इसका जिक्र कर रहे थे कि जब MSCI वेट चेंज हो रहे थे और एडिशन हुआ था वरुण में, उस दिन तो काफी भागा था स्टॉक, आज फिर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, लगभग 2-3% ऊपर, और 1324 इसका 52 वीक हाई है, उससे ज्यादा दूर हम वैसे है नहीं। महेश्वरी जी, इस पर कोई राय है आपकी? 1300 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर? देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी 900 950 के आसपास भी स्टॉक में बाय की सलाह दी थी, और आज स्टॉक 52 वीक हाई पर पहुंच गया है, और अभी भी इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की सलाह मेरी तरफ से रहेगी, क्योंकि फंडामेंटली जो यदि कंपनी का आप वर्किंग देखें तो काफी अच्छा वर्किंग हो रहा है, और जो फूड एंड बेवरेज सेक्टर में जो डिमांड बनी हुई है, ओवरऑल कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी वरुण बेवरेज रहेगा, जो पेप्सी का सबसे बड़ा बॉटलर भी है। तो अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे 1500 रुपए तक के लक्ष्य आगे आने वाले समय में आ सकते हैं। किसी भी गिरावट पे इनफैक्ट यूज करना चाहिए इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। हमने देखा है FIIs और DIIs दोनों की तरफ से इस स्टॉक में कंसिस्टेंटली बाइंग भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में चालू है, तो मेरी भी बाय की सलाह रहेगी। गाबा जी को जरा स्क्रीन पर वापस लेकर आइए। गाबा जी, वो सीक्रेट सॉस की जो कल चर्चा कर रही थी हर्षदा, ICICI लोम्बार्ड, एक बार जरा वो स्टॉक लेकर आइए। ICICI GI उसका कोड है, 1258 फ्यूचर्स में इस समय ICICI लोम्बार्ड। टारगेट मीट हो गए आपके, मुझे लग रहा है, क्या क्यों यहाँ पर अब 1250 का जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। मुझे अब भी अच्छा लगता है, इतना अच्छा आपको मिला है कि आज होना चाहिए स्टॉप लॉस 1220, ट्रेड करें 1253, ये थोड़ा डीप है स्टॉप लॉस। अब इस मेरे ख्याल से थोड़ा डिलीवरी करना चाहिए 1300 टारगेट के लिए। स्टॉक डीप है, क्वांटिटी कम कर ले, लेकिन डिलीवरी करनी चाहिए 1300 का टारगेट, लेकिन उसे वक्त लगे, वहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऐसे चीजें अच्छा है। ICICI लोम्बार्ड चल गया है, अच्छी खासी तेजी, टारगेट हिट हुआ है गाबा साहब का, कल इनका एक बढ़िया पिक साबित हुआ था। इनफैक्ट ये हफ्ता बहुत ही सॉलिड रहा है गाबा साहब के ट्रेड्स के लिए, जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है जो भी स्टॉक इन्होंने पकड़ा है। अच्छा, इस बीच बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वहां पर कल की मुनाफा वसूली थोड़ी सी हजम होती हुई और तेजी की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा कल कुछ की टेकअवेज आ रहे थे जब मैनेजमेंट की एनालिस्ट मीट हुई थी, उन्होंने थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के लिए एनपीएस काफी ज्यादा बढ़ने के संकेत दिए थे, और उस डेवलपमेंट पर स्टॉक फिर फिसला था। आज पोजीशंस फिर से रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले पालविया साहब इस पर एक चार्ट चेक दीजिए, और फिर महेश्वरी साहब से भी राय लेंगे जो कमेंट्री आई है। तो अक्षय जी, जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है, हमें ये लग रहा है कि ये स्टॉक 245 255 की तरफ जरूर बढ़ते हुए दिखेगा। तो जिनके पास पोजीशन है उन्हें सलाह ये रहेगी कि 236 के आसपास हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। हालांकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लेकिन जरूर यहाँ पे एक ट्रैक्शन मीडियम टर्म में देखने को मिला है, तो ये 255 तक का अपर बैंड है, हमें लगता है वहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 236 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह। एक्चुअली इसमें सुबह हर्षदा एक CLSA का अपग्रेड भी आया था, वो प्राइस टारगेट 300 रुपए का था, और आपको याद होगा बंधन में हमेशा एक बात करते थे कि हमेशा वो डिक्लाइन में 240 पर रुक जाता था, इस बार रुका नहीं था, तो इसके लिए वो जबरदस्त एक ट्रेड आ गई थी। लेकिन कल जिस तरीके के नेगेटिव न्यूज पे स्टॉक रिकवर हो गया था, लग रहा था कि शायद थोड़ा सा ट्रैक्शन बन रहा है यहाँ पर, और अब करीब 2.5% होगा। अब ये जोन जो है 240 से 50 का, ये अगर क्रॉस करेगा तो मेरे ख्याल से एक बड़ा मूव आएगा इसमें। लेकिन बिल्कुल सही आपने स्पॉट किया, ये बंधन बैंक इस समय क्लियरली, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है
लेकिन उसके बीच में बंधन बैंक एक अच्छा आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पर। अच्छा, एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर याद रखिएगा चार का चौका की तैयारी हमारे जानकार कर भी रहे हैं। मेटल्स पर मेरी नजर गई, हिंडाल्को में रोड रिवर्सल आया, 0.5% ही ऊपर, लेकिन एक्शन आ रहा है। टाटा स्टील में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, और कल दोपहर में आपको याद होगा टाटा स्टील में बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले थे। आज 111 के आसपास है। बहेती साहब, कल का अगर ट्रेड है, उन दर्शकों को क्या करना चाहिए टाटा स्टील हिंडाल्को में? जी, पूरे स्टील सेक्टर में बने रहना चाहिए। अच्छा मूव देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से टाटा स्टील का कल का प्राइस एक्शन था बहुत इंप्रेसिव था, और स्टॉक ने अपने 200 डेमा को भी कल रीगेन किया, तो जरूर बने रहने की ट्रेड है। इनफैक्ट करंट लेवल पे भी एक फ्रेश ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 10950 का, 109.50 का एक ऐसे मेंटेन करे। ये जो मूव है मुझे लगता है कि 114 तक आता हुआ देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं हिंडाल्को की बात करूं तो इसमें भी बहुत शानदार मूव देखने मिला है। तो हिंडाल्को में भी बने रहने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 458 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हिंडाल्को का मूव हमें लगता है कि 482 तक का आता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, तो 482 तक के लेवल्स, और टाटा स्टील में भी एक पुल अप देखने को मिल सकता है। तो तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करें, ये भरोसा आशीष बहेती जता रहे हैं। चलिए, चार का चौका की तैयारी हमारे जानकार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूं और आप भी तैयारी कर लीजिएगा अपना नाम सुनते ही। राजेश पालविया, निकालना है आपको एक सस्ता ऑप्शन, उसके लिए आप निकालना शुरू करें एक अच्छा ट्रेड। गाबा साहब, आपको हम दे रहे हैं एफएनओ सुपरस्टार खोजने का जिम्मा। चार्ट का चमत्कार बहेती साहब, प्लीज कुछ बढ़िया निकाल के दीजिए। और महेश्वरी साहब तो हम श्योर तैयारी करके आए ही होंगे मिड कैप फंडा की। तो ये चार ट्रेड्स आपको कुछ ही मिनटों में अब आपकी स्क्रीन पर आते दिखाई देंगे, एंड होपफुली यहाँ पर एक बड़ा मूव भी हमारे जानकार स्पॉट करेंगे। अच्छा, कुछ और छोटे बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में आई रियली डोंट नो व्हाई, लेकिन 10% तक का तेजी देखने को मिली है। ये आप ध्यान में रखिए। आज आरसीएफ में कुछ खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। और छोटे बैंकों की अगर आप बात करें तो पंजाब एंड सिंध, सेंट्रल बैंक जैसे काउंटर्स, आईडीबीआई बैंक में हमने देखा है थोड़ा थोड़ा करके एक्शन बनता हुआ। इवन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। तो ये जो सरकारी बैंक है, उज्जीवन को छोड़ दीजिए, लेकिन पीएसयू बैंकों में हमने देखा है थोड़ा सा एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई दिया है। कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको इस समय राजेश सातपुते? है तो ये सारे छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स। अशिता जी, देखिए मेरी नजर एफएनओ वाले काउंटर्स पे है, तो उसमें अगर आप पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो सबसे बढ़िया दिखता है मुझे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही दिखता है। 600 के ऊपर ये खुद को मेंटेन करे। अगर आप देखें पिछले 10 दिनों से इसी लेवल पर रिस्पेक्ट करा है, तो इसका 1020 डीएमए का सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर रिलीफ रैली आनी है या मोमेंटम कंटिन्यूएशन है, तो मुझे लगता है एसबीआई पहला आएगा। 600 के ऊपर बाहर बनेगा। 595 का मेरा स्टॉप लॉस है। इसका एक सेट टारगेट है मेरा 625 से 630। मुझे लगता है ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो एसबीआई चलेगा तो ऑब्वियसली कैनरा चलेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा सब चलेगा। सो फोकस इज ऑन एसबीआई। ओके, देखिए फोकस इज ऑन एसबीआई, लेकिन फोकस है वो जो मिड कैप आईटी के स्टॉक्स जो हमने सुबह सुबह 2 स्पॉट किए थे आपके लिए। ओरेकल फाइनेंशियल को वापस लेकर आइए। ओरेकल फाइनेंशियल अब 5% ऊपर, और एलटीटीएस, क्या जबरदस्त मूव एलटीटीएस में, करीब 3-3.5% ऊपर एलटीटीएस। बिरला सॉफ्ट भी सजेस्ट किया गया था हमारे शो में, वो भी 1.5% ऊपर। अच्छा, एलटीटीएस चलता है तो नॉर्मली उसको एलएनटी इन्फोटेक भी फॉलो थ्रू करता है, तो उस पर भी नजर रखिएगा। वो भी स्टॉक जो है एक फॉलो थ्रू मूव दिखाता है। कोफोर्ज में मूव है। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने पीएसयू बैंकों में रैली स्टार्ट कर दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप इंडिविजुअल मूव्स देख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सस्ता ऑप्शन। राजेश जी बताइए। ऑप्शन पीएसयू बैंक में और बैंक ऑफ बड़ौदा पे फोकस है, और स्टॉक में एक सस्टेन अपट्रेंड बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक पोजीशन में हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मोमेंटम आज के सेशन में कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ओपनिंग के बाद से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ बनते हुए दिख रहा है। 175 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। 6.20 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 10 रुपए से 11 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 4 रुपए के आसपास। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 175 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 175 का कॉल ऑप्शन लेकर चले, और डबल होने के आसार हैं इस 175 के कॉल के। 6 पर है, अब 7 पर लगभग आता हुआ 10 से 12 तक के लेवल्स यहां पर आप देखेंगे आ सकते हैं। चलिए प्रकाश गाबा बताइए सर, आपका एफएनओ का सुपरस्टार। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल, बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 4805 के आसपास। मुझे लगता है ये अपने मिलना चाहिए। 4750 का एक स्टॉप लगाकर चले, चांसेस है 4900 के। 100 रुपीज अपने फॉर्म में पॉसिबल।
एक या 2 महीने का पड़ेगा बस, अपोलो हॉस्पिटल। ओके ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल बाय करिए। चलिए अगली कॉल लेने से पहले एक बार रिविजिट कर लेते हैं वो और फाइनेंशियल, क्योंकि राजेश जी के टारगेट थे 3280 और 3300 और दोनों टारगेट मीट हुए। इनफैक्ट हाई 3315 लगाकर ये लौटा है फ्यूचर्स में। और राजेश जी इसमें बुक कर लें प्रॉफिट? तो देखिए प्योरली इंट्राडे ट्रेड था तो बुक करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है आलोक जी ये मिड कैप आईटी का मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है और ये कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में भी। तो अगर कोई पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय किया है तो होल्ड किया जा सकता है, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो बुक कर लेना चाहिए। बट अभी भी हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बन रहे हैं वीकली चार्ट पे, हम एक्सपेक्ट करें पोजिशनली 3500 रुपए तक के अपसाइड भी इस मार्केट में दिख सकती है। चलिए ठीक है, तो ये इस समय एक कॉल, अभी आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बुक प्रॉफिट, लेकिन टारगेट दोनों मीट हो गए, वो भी जरूरी था, वो स्टैंप लगाना भी जरूरी था। टारगेट दोनों मीट हो गए यहाँ पर पालवी जी के। और अगर आप लॉन्ग टर्म में अप्रोच कर रहे हैं तो 3500 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक करिए, आपको दोनों टारगेट्स मिल रहे हैं। चार्ट का चमत्कार आशीष जी बताइए। जी एम&एम फाइनेंस पे नजर होनी चाहिए, जिस आपका एक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम और एक बहुत वी शेप रिकवरी टाइप देखने मिल रही है। ये स्टॉक गिरा था जिस दिन उसके नंबर्स आए थे और वहीं से एक फॉल चालू हुआ था। आज उसने सारा फॉल कवर अप करके एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट 2 दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया था और फॉलो थ्रू बाइंग कंटिन्यूअसली देखने मिल रही है। तो 232 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी एम&एम फाइनेंस में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 219.50 का एस्पेक्ट। एम&एम फाइनेंस में एक अच्छी खासी तेजी, तो क्लियरली यहाँ पर एक मोमेंटम 232 के टारगेट के लिए एक मौका। एनबीएफसी कंपनियों में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन हमने देखा धीरे धीरे करके खरीदारी लौटी है और उनमें से एक एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज अब चुन रहे हैं आशीष बहेती। मिड कैप फंडा की बारी, बताइए महेश्वरी जी क्या चुना? जी मेरा एक मिड कैप फंडा एक बैंकिंग ही है और उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक। अब इस बैंक की ब्यूटी है कि सिर्फ 450 करोड़ के मार्केट कैप पे बैंक मिल रहा है। 10 रुपए पेड अप शेयर, आज भी 17 रुपए 75 पैसे का रेट है और 30 रुपए से ज्यादा इसकी बुक वैल्यू है। और जिस हिसाब से बैंक्स में रैली बन रही है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में यहाँ से बढ़ने का काफी पोटेंशियल है, क्योंकि ये अब सिर्फ केरला बेस्ड बैंक नहीं रह गया है। करीब 20 स्टेट्स में उनकी 250 से ज्यादा ब्रांचेस अभी ऑपरेशनल है और एक टेक ओवर का भी एक बिल्कुल बड़ा अच्छा कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है कि इस बैंक को मिस नहीं करना चाहिए इस लेवल पे और इसमें बाई की सलाह है। मेरा लक्ष्य इनफैक्ट अगले 3 महीनों के लिए 20 रुपए का था। ओके, तो ये एक छोटू टिकट साइज का धनलक्ष्मी बैंक इस समय मिड कैप फंडा के तौर पर आशीष महेश्वरी पिक कर रहे हैं। चलिए आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ फटाफट से वो ट्रेड्स और फिर मार्केट के कुछ और सौदों पर नजर डालेंगे। यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सस्ते ऑप्शन की शुरुआत हुई। 175 का कॉल जो 6 रुपए पर सुझाया, 10 से 12 का टारगेट है। फिर आया आपका अपोलो हॉस्पिटल जिसमें भी एक बाय कॉल गाबा साहब ने दिया है एफएनओ सुपरस्टार के तौर पर 4900 के टारगेट के लिए यहां पर उन्होंने कहा एक अपॉर्चुनिटी है। एम&एम फाइनेंशियल आशीष बहेती का पिक है, 232 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी करें और 20 के टारगेट के लिए धनलक्ष्मी बैंक चुना है आपके आशीष महेश्वरी ने। लेकिन निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अनुज, 18714 के लेवल्स, तो थोड़ा सा प्रेशर अब और बड़ा है, करीब 100 पॉइंट का नुकसान इंडेक्स दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर एक स्टॉक जिसकी धुलाई हो रही है वो है आयशर मोटर्स, करीब 2.5% के नुकसान पर ये ट्रेड करता हुआ। तो यहां पर एक गहरा क्रैक आने लगा है। आयशर के साथ साथ बजाज ऑटो में भी हम देख रहे हैं पोजीशंस कटती हुई। अच्छा, बजाज की बिक्री के आंकड़े तो वैसे भी कल काफी खराब थे और कल भी 2.5% टूटा, लेकिन आयशर नंबर्स पे हल्का प्रेशर, इतनी भी खराबी नहीं, लेकिन स्टॉक की काफी पिटाई हो रही है। क्या हो रहा है मुझे लग रहा है हर्षदा, ये ऑटो स्टॉक्स में जो डिक्लाइन स्टार्ट हुई है उसका एक फैक्टर ये जो मेटल्स के प्राइस बढ़ने शुरू हुए हैं वापस, वो भी है। देखिए क्योंकि अगर कमोडिटी मार्केट की रैली वापस आएगी तो इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। इनकी जो बड़ी रैली स्टार्ट हुई थी वो जब कमोडिटी मार्केट में एक बड़ा डिक्लाइन आया था उसके बाद स्टार्ट हुई थी। अब कमोडिटीज में अगर एक वापस एक मूव आ रहा है तो वो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट करेगी। और निफ्टी में इस समय एक ब्रेकडाउन है 100 पॉइंट्स का और बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट का। अच्छा, सुबह मैं एक चीज मिस कर गया एक्चुअली, मैं को डिस्कस करनी थी लेकिन वो दिमाग से ही रह गई।
कि वर्ल्ड कप में कल रात को जबरदस्त एक वो हुआ है, उलटफेर हो गया, जबरदस्त। मतलब जापान ने स्पेन को भी हरा दिया, जर्मनी आउट हो गई और जापान ने मतलब दोनों को हरा दिया, स्पेन को भी हरा दिया, जर्मनी को भी हरा दिया। ये एशियन फुटबॉल के लिए मेरे ख्याल से एक मैसिव मूवमेंट है कि मतलब आपने, और एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि जापान इतना बढ़िया खेले। टोटली मतलब चलिए वो कोस्टा रिका से हार गया बल्कि, लेकिन दोनों पावर हाउसेस को हरा दिया, स्पेन को भी हरा दिया, जर्मनी को भी हरा दिया, और अब जर्मनी बाहर हो गया। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा जो जर्मन फॉलोअर्स हैं उनको थोड़ा सा एक चोट लगेगी। लेकिन ये वर्ल्ड कप जो है ना, जब स्टार्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ हो रहा है वर्ल्ड कप, कतार में क्या ये मतलब, और लेकिन वर्ल्ड कप जबरदस्त हो रहा है। टर्न है इतने सारे अपसेट्स सीधा हो गए वर्ल्ड कप में, तो बहुत मजा आएगा। और आज दो बहुत जबरदस्त मैच हैं, स्पेशली जो घाना यूरुग्वे का मैच है, उसमें आज आप पैशन देखेंगे उस मैच में, जो क्योंकि वो 8 साल पहले जो हुआ था उसके वो रिप्रोकेशन दिखाई देंगे आज भी, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग तो रावलपिंडी वाला टेस्ट भी उभर कर आया है। 112 सालों में पहली बार इतिहास रचा, 500 रन, 4 शतक लगे हैं कल। वो भी 75 ओवर ही हो पाए, मतलब वो बैड लाइट की वजह से वो 600 ही बना देते, वो जो उनका मूड लग रहा था 600 बनाने का कि 600 ही बना देते, लेकिन हाँ, वो इंग्लैंड क्रिकेट को एक अलग लेवल पे ले गया। उनका मतलब उनको मानना है कि बस बॉल दिखे हिट करिए, बस टुक टुक करने वाला गेम उन्होंने हटा दिया है। इनफैक्ट क्या आपने ट्वीट किया था कि या किसी और ने, इंग्लैंड आबिर ने क्या था ना कि इंग्लैंड इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट बेटर देन 2020। वो दिखता है, वो मतलब आप देखिए ना किस तरीके से आज दूसरा मैच है वैसे कोरिया और पोर्चुगल के बीच, वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। हालांकि जो घाना और यूरुग्वे का मैच है वो एक जबरदस्त मैच होने वाला है। चलिए, तो प्लान क्लियरली बन गया है कि आज फ्राइडे इवनिंग, कल सुबह में ना स्टॉक्स इन न्यूज देने का कोई टेंशन और ना ही किसी तरह के डेटा को एनालाइज करने का टेंशन। तो आप क्या मैच देखेंगे बताइएगा। महेश्वरी जी, मैच देखते हैं क्या फुटबॉल? कभी कभी समय मिलता है तो बिल्कुल रात में मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, मुझे भी फुटबॉल देखना पसंद है इनफैक्ट, पर ज्यादा हाईलाइट से काम चला लेते। एक्चुअली इस बार सभी लोग हाईलाइट से ही काम चला रहे हैं, लेकिन आप किस पर पैसा लगा रहे हैं? इनफैक्ट पिछले हफ्ते हम राहुल अरोड़ा से भी बात कर रहे थे, तो वो टॉप 4 की बात कर रहे थे। ऐसे कोई टॉप 4 आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने? मेरा मानना है ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस और मोरक्को। वाह, मोरक्को अगर हो जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो और भी बड़ा अपसेट हो जाएगा फुटबॉल के लिए, जबरदस्त अपसेट होगा। खैर, एक काम करते हैं, अब स्टॉक्स इन जो आज के टॉप स्टॉक्स हैं वो एड्रेस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यतिन जुड़ गए हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है टॉप स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग। देखिए, 3 स्टॉक्स आज फोकस में है। ऑब्वियसली सबसे पहले पेटीएम, क्योंकि मैनेजमेंट ने सितंबर 2023 तक एबिटा ब्रेक इवन की बात की है। ऑब्वियसली ये ईसॉप कॉस्ट के साथ एडजस्ट करने के बाद हो रहा है, और जहां तक कि फ्री कैश फ्लोज का सवाल है, अगले 12 से 18 महीने में कैश जनरेट करती हुई दिखाई देगी कंपनी। और करंटली अगर हम देखें तो मार्केट कैप का लगभग 25% कैश है, तो प्रॉब्ली यहां आपको थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई दे रहा है। स्टॉक लगभग 3.5% ऊपर आज के ट्रेड में। इसके अलावा मॉइल, यहां जो मंथली प्रोडक्शन नंबर्स आए वो लगभग 60% आपको बढ़ते हुए नजर आए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और अगर हम देखें तो रैंप अप काफी अच्छी तरीके से हुआ मॉइल के लिए प्रोडक्शन, और ये स्टॉक इसीलिए लगभग अर्ली ट्रेड में 5% ऊपर है। और आखिरी स्टॉक है एस्ट्रल। F&O में काफी अच्छी वॉल्यूम्स हैं आज, और इसका कारण मुख्य ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आज इस स्टॉक को अपग्रेड किया है। टारगेट रखा है लगभग 2300 रुपए का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का मानना है कि जिस तेजी से पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल्स कंपनी के लिए गिरते हुए नजर आए, शायद आपको एक जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए यहां इन्होंने पूरे पाइप सेक्टर की अर्निंग्स पे रिवीजन किया है, खास करके एस्ट्रल पाइप्स और प्रिंस पाइप्स। एस्ट्रल पाइप्स रेडार पर ऑफ कोर्स है, यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा भी हमारे दर्शकों ने कमाया है। बीटीएसटी के तौर पर मानस ने दिया था। पेटीएम आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर, ऑफ कोर्स मॉइल प्रोडक्शन के आंकड़े बेहतर, सेल्स के आंकड़े बेहतर, और वो स्टॉक में भी हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। शुक्रिया यतिन इस हेड्स अप के लिए। अच्छा, मैंगनीज ओर पर मानस कोई व्यू? किस स्टॉक के बारे में बात करते हैं? मॉइल की बात है। तो देखिए, मॉइल में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देख लिया है। 200 मिनट एवरेज 3-4 दिन पहले रीच हुए, तो उसके बाद कंसोलिडेशन, और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो देखिए, ये क्लियर कट रेंज का ब्रेकआउट है, और मेरा समझना है कि अब आपको 180-182 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। एक ट्रेडिंग कॉल लेने की सलाह रहेगी। 164 की स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 180-182 की टारगेट के लिए।
ओके 180 182 के टारगेट के लिए मैंगनीज और में एक अपॉर्चुनिटी है और स्टॉक 4% ऊपर आज के दिन। अच्छा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, क्योंकि गाबा साहब आपने आइडेंटिफाई किया था कल, एक बार न्यू इंडिया एश्योरेंस पर भी नजर डाल लीजिए। यहां पर भी मैं देख रही हूं तेजी जोर पकड़ रही है, 110 के लेवल्स आ चुके हैं, 3.5% तक का इजाफा और इस हफ्ते करीब 15% भागा है शेयर। तो इंश्योरेंस कंपनियों में जो बदलाव आने वाले हैं, जिस तरह के नॉर्म्स भी अब साइड किए जा रहे हैं, उसका फायदा शायद इन कंपनियों के हाथ आ रहा है। आप मौका ढूंढ रहे हैं क्या तेजी करने का? बिल्कुल। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सॉरी एनआई न्यू इंडिया एश्योरेंस का जब चार्ट देखता हूं हायर टाइम फ्रेम का, तो उससे लगता है कि जो ब्रेकआउट मिला है बेस करने के बाद 100 के आसपास मिला है, इसमें अपने है क्लियर कट, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब ट्रेड कर रहा है 110 और 11 के बीच में, मुझे इसका टारगेट 130 नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। हो सकता है थोड़ा साइडवेज में मिले, हो सकता है एक अप में मिले, ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, लेकिन 100 105 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, टॉप 100 के नीचे होना जरूरी है, उससे कम नहीं चलेगा। लेकिन क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्कुल अच्छा लगता है 130 के लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल बन जाता है अगर आप क्वांटिटी कम कर दें तो। ओके, चलिए अब एक और स्टॉक लेकर आइए, एल&टी इन्फोटेक। अभी 5 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली एलटीटीएस के मूव को ये फॉलो करता है, और वो देखिए वहां से उसने इस मूव को देखिए अब ये करीब 1% ऊपर 5057 इस समय इस स्टॉक का रेट। इसको मैं पिछले 3-4 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ हर्षिता। इसमें एक और चीज जो होने की अभी तैयारी कर रहा है वो है इसका 50-डे मूविंग एवरेज क्रॉसिंग ओवर 200-डे मूविंग एवरेज, जो एक गोल्डन क्रॉस और जो होता है उसकी तैयारी ये स्टॉक पिछले 3-4 दिन से दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी एक मूव बनता हुआ मानस, इसको एक बार रिविजिट करते हैं एल&टी इन्फोटेक। कोई भी यहाँ पर कल अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन कर दिया था। आज लोअर लेवल मॉर्निंग में एक वीकनेस देखने को मिली, फिर लोअर लेवल पे बैंकिंग क्लास देखने को मिला और स्टॉक तैयार है कल के हाईस को ब्रेक करने के लिए। मेरा समझ है कि ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 4960 के रहेंगे। 4960 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 52, 50, 5300 तक के भाव आपको एलटीआई में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अच्छा एक और चीज एक बार रहती है कि वो वाला जो चार्ट आपने दिखाया था वो वापस लेकर आइए, और जो एक साल का जो चार्ट था वो टेक्निकल वाला जिसमें वो मूविंग लाइंस थी वो काफी अच्छा था, और उसको ऑलमोस्ट अगर उसी चार्ट को आप पैरेलली रख दीजिए निफ्टी आईटी के चार्ट के साथ। यही चार्ट देखिए, अब यही चार्ट आप देखिए निफ्टी आईटी का भी, और उसके साथ कंपेयर करिए तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। आप देखेंगे कि दोनों चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चार्ट्स दोनों के, और दोनों डबल टॉप को एक नेगेट करने की तैयारी कर रहे हैं इस समय। चलिए एक काम करते हैं, अपने पूरे पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पालवे जी और बहेती जी, आपको हम रोक रहे हैं थोड़ी देर और, लेकिन महेश्वरी जी, गाबा जी, सतपुत्र जी, मानस, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हैव अ गुड वीकेंड। और एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की।